यह एक ऐसी नीची दर्जे की खेत है जिसमें सिर्फ आम आत्मिक धान ही बोया जा सकता है। सालों के लंबे दरिया में जब यह बंजर जमीन बन गई तभी इसकी किस्मत भी पक्की हो गई। लेकिन जब मैंने इसे पहली बार देखा तो उस पर अपनी सारी जमा पूंजी लगा दी और फिर उसमें भर दिया साधारण आत्मिक धान जिसकी कीमत कुछ खास नहीं थी। लोग मन ही मन तुम्हें बेवकूफ समझकर हंस रहे थे, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि तुम आत्मिक धान की फसल काटते हुए उनकी नजर से छुपी चीजें भी बटोर सकते हो। उस वक्त आसमान बस हल्का सा उजाला था और तुम दीवार पार की हलचल से ही जाग गए। तुमने खून से सने पारदर्शी आंखों वाला एक टूटा फूटा चश्मा पहना हुआ था और बड़बड़ाते हुए लकड़ी का दरवाजा धकेल दिया। कंधे पर आत्मिक रसोई का सामान लाद कर बाहर निकलने की तैयारी की। एक अज्ञात सी आग फिर भी दिल की गहराई से उठ आए। दीवार के उस पार वाली महिला साधक ने कल रात बहुत ज्यादा शोर मचाया था जिससे पूरी रात सोना हराम हो गया। तुमने दांत भींचे और मन ही मन कसम खाए कि जब मेरे पास आत्मिक पत्थर आ जाएंगे सबसे पहले मैं एक ध्वनि रोधी गठन बनवाऊंगा। इस खंडहर जैसी जगह की आवाज रोधक तो वाकई बहुत घटिया है। कल रात तुमने मन तो बनाया था कि बैठकर साधना करोगे, पर नतीजा ये हुआ कि शोर शराबे ने तुम्हारा दिमाग ही घुमा दिया। ऊर्जा और खून का जोश बस थोड़ा सा था, बस बाल बाल भटक कर दानव मार्ग में जा पहुंचता। कोई चारा नहीं था, बस गुस्सा पीकर चैन से पूरी रात काटनी पड़ी। और आज खेत में काम करने जाना है, ये सोचते ही तुम्हारा मन पूरी तरह फट गया। 5 साल से यहाँ पड़े पड़े अब क्या आराम ही करोगे? एक ढंग की नींद भी नसीब नहीं होती। तुम तो समझते थे कि साधना यानी आसमान चीरकर धरती फाड़ देना और तलवार सी ऊर्जा हर तरफ बरसती रहे। नतीजा क्या निकला? चारों तत्वों वाली बड़ी प्रतिभा भी बस एक बेकार अंडा बनकर रह गई और परिवार ने भी त्याग दिया और इस भूत सी जगह में आकर खेत जोतने को मजबूर कर दिया। एक सजा ये कि 60 साल साधना स्तर केवल प्राण ऊर्जा की दूसरी परत पर अटका रह गया। अमरता का रास्ता जैसे बंद ही हो गया। तुम्हारा इकलौता काम बस एक आत्मिक किसान बनना है और पीछे के बड़े इलाके में खेती करना। और आज ठीक वही दिन है जब आत्मिक धान की फसल कटती है, लेकिन तुम्हारे चेहरे पर खुशी की रत्ती भर झलक नहीं, बल्कि दिल में ऊपर नीचे सब कुछ चल रहा है क्योंकि अच्छी पैदावार हुई है। इसका मतलब ये भी है कि ऊपर वाले अब कर वसूलने आने वाले हैं। आधे रास्ते में गली में एक सच्चा किसान सा साधक निकल आया। वो तुम्हारा पड़ोसी कैलाउजियू है। प्राण ऊर्जा की चौथी परत, साधना स्तर तुमसे ऊंचा है। तुम मुस्कुराकर उसे नमस्ते करते हो और एक लंबी सांस छोड़ते हो, अपनी उस कमजोर सी आत्मिक बोली के स्तर के बारे में कहते हुए। इस साल की पैदावार शायद गड़बड़ है। कैलाउजियू ने काला सा मुस्कान मारी, कहा, कर चुकाकर जूशवान गेशी में चलकर एक जाम पीते हैं। तुमने सिर हिलाकर मना कर दिया। मुख्य वजह बस गरीबी है, कैलाउजियू ने डांटते हुए कहा, तुम्हारा लड़का सच में जरा भी दम नहीं है। आज शराब है तो आज ही धुत हो लो बस। तुम फौरन पलटकर पूछते हो, ठीक है, तुम्हारी मेहमान नवाजी स्वीकार है। वो वही तुम्हें एक तरफ ले जाकर डांटने लगता है। थोड़ी ही देर में तुम लोग जगह पर पहुंच जाते हो। आधी पहाड़ी ढलान पर सैकड़ों एकड़ आत्मिक खेत सीढ़ियों की तरह ऊपर तक फैले हुए हैं। सुनहरी चमक वाले धान के पौधे हवा में झूम रहे हैं। तुम दोनों अपने अपने खेत में जाकर काम में लग जाते हो, लेकिन तुम अपने खेत की ओर देखते हो। वहाँ आधा दाना हरा भरा धान और तुम्हारे मुंह के कोने फड़फड़ा उठते हैं, जो आसपास की पूरी सुनहरी फसल से जरा भी मेल नहीं खाता। जो न जानता हो वो तो समझे कि तुमने लहसुन बोया है। यही है तुम्हारा अधूरा सा आत्मिक बोली का कमाल। बारिश न ठहरती, पैदावार घट जाना लगभग तय था। तुम्हारे दिल में एक लहर सी उदासी उठती है, लेकिन फिर भी तुम हिम्मत जुटाते हो और खेत की लस्सी काटना शुरू हो जाती है। शाम ढलते ही तूने अभी अभी लिन्मी को ठीक से गोले बारूद से लैस किया है। थककर कुत्ते जैसा हाल हो गया। तभी एक औजार के फटने की आवाज सुनाई दी। तेरा दिल एकदम कस गया। सिर उठाकर देखा, एक मुट्ठी चावल मुंह में डालकर चबा डाला। कहूं तो गुणवत्ता ठीक ठाक है, बोल ही दे। उसने सोयाबीन का औजार निकालकर तौलना शुरू किया। 2800 जीन 7% कर के हिसाब से देने को 199 जीन होने चाहिए। फिर भौहें चढ़ाकर बोला कि पिछली फसल से भी कम क्यों है। दूहेफू के चेहरे की मुस्कान पल भर में गायब हो गई। आंखें ठंडी पड़ गईं। तू दिल में जरा कचोट तो महसूस कर। लियान मांग ने गोद से एक पैसों से भरा छोटा थैला निकाला। हंसते चेहरे के साथ आगे बढ़ा। बोला कि खेत में थोड़ा सा मसला हो गया था, बस इतना सा, अभी अभी भर दिया गया। दूहेफू ने थैला उछाला और पलटा। तभी जाकर उसका चेहरा कुछ नरम पड़ा, लेकिन उसने फिर भी तुझे चेतावनी दी, सिर्फ इस बार, अगली बार मिसाल नहीं बनने दूंगा। तेरे सारे अनाज अपने भंडार में डाल लेगा। जाते जाते फिर अचानक गंभीर होकर तुझसे कहा, तुझे पता है बूढ़े झाओ ने कितने चुकाए थे? तेरे दोगुने से भी ज्यादा। लड़के, मैं तुझे एक बात बता रहा हूँ, दरबारी एजेंट बूढ़े ने इस साल के जलकर का हिसाब करना है। पिछले 10 नाम सबसे आखिर में, सबको मोर्चे पर भेजा जाएगा। बात खत्म। वो घोड़ा दौड़ाकर फाजों की तरफ बढ़ गया और तू बस वहीं जड़ होकर रह गया। दिमाग में बस 3 ही अक्षर बचे थे, सबको मोर्चे पर भेजना। रात का सन्नाटा उतर आया। तू अपने छोटे से घर लौट आया, दरवाजा बंद कर लिया और खुद को जोर से बिस्तर पर पटक दिया, जैसे कोई मरा हुआ कुत्ता। दिल उलझकर गुच्छा सा हो गया। मोर्चे वाली जगह नीची श्रेणी के साधकों की कसाई मशीन है। तेरी इस मामूली सी साधना से वहां गया तो राख ही रह जाएगा। तेरे मन में बस एक ही ख्याल था, मैं राख बनने नहीं जाना चाहता। मन नहीं मान रहा था, सच में मन नहीं मान रहा था। तू सोचते सोचते जाने लगा। थकान की लहर चढ़ आए और धुंधली सी नींद में डूब गया। काली जमीन, एक चमकती सी तेज रोशनी तेरी आत्मा की गहराई में फट पड़ी। तूने बहुत लंबा सपना देखा। अगले दिन तू सिर पकड़कर उठा
और लड़खड़ाता हुआ आंगन के फूलों की क्यारी तक पहुंचा, नहाने की तैयारी करने। इस क्यारी में कई दर्जन आध्यात्मिक धान लगे थे। अंतिम सिंचाई कुल 5 बार, और हल्की सी आध्यात्मिक शक्ति के साथ परिपक्वता भी अब कटाई लायक स्तर तक पहुंच गई थी। तूने आंखें जोर से मली, विश्वास ही नहीं हुआ। कमाल है, क्या सच में कोई भ्रम था? तू उन 3 सुनहरी पट्टियों को घूरता रह गया, कई बार पक्का करने के बाद कि यह भ्रम नहीं है, तो दिल से खुशी की लहर फूट पड़ी। सोने की उंगली, 5 साल से साथ रही सोने की उंगली, आखिरकार काम आ गई। तेरी बुझ चुकी अमरता की उम्मीद इस पल फिर से धधकती आग बन उठी। तुमने दबाकर उत्साह को काबू में कर लिया। धीरे से, बहुत सावधानी से करीब आओ। हाथ बढ़ाकर उन तीनों आध्यात्मिक पौधों को जड़ समेत उखाड़ फेंको। उन्हें समेटते ही 3 तेज रोशनी आध्यात्मिक धरती से एक पल में गायब हो गईं और 3 पत्तों में बदल गईं, चुपचाप तुम्हारे काव्य सागर में प्रकट हो गईं। तुम अभी तुरंत वापस जाकर दरवाजा बंद कर दो, पैर मोड़कर बिस्तर पर बैठो, मन में इरादा जगाओ। उस पत्ते पर चमकते ही, कमजोर सी आध्यात्मिक शक्ति वाले सफेद पत्ते पर एक झटके में वो निस्संदेह तुम्हारी उम्मीद से कहीं ज्यादा शुद्ध आध्यात्मिक शक्ति होगी, जो तुम्हारे दान क्षेत्र में धड़ाम से उमड़ पड़ेगी। तुमने एक चाल चली और लंबे वसंत प्रशिक्षण का फल भी काट लिया, जो साफ तौर पर बस कमजोर सी आध्यात्मिक शक्ति थी, फिर भी इतनी जबरदस्त निकली। 2-9 तुम अपने दान क्षेत्र के भीतर चेहरे पर दीवानी सी खुशी लिए हुए महसूस कर रहे हो। इस बार ये तुम्हारे 3 महीने की मेहनत को भी पीछे छोड़ देगी, जो कई दिनों से अटका पड़ा था। उस रिफाइनर की दूसरी मंजिल का कुआं, वह भी आखिर ढीला पड़ने के लक्षण देने लगा। अगर कुछ और आते रहें तो तीसरी मंजिल की दहलीज पार करना बस दूर की बात नहीं। तुम खुद को जबरदस्ती शांत कर रहे हो। डटे रहो, डगमगाना नहीं, जरूर डटे रहना। तुमने तय किया कि पहले हमेशा की तरह काम निपटाओ, किसी को भी असामान्य कुछ न दिखे। रोटी खा ली, तुम हमेशा की तरह अपनी आध्यात्मिक खेती पर आए। तुमने एक चक्कर लगाया और एक नियम पकड़ लिया, सिर्फ वही आध्यात्मिक घास जो तुमने अपने हाथों से लगाई थी। तभी अगली पंक्ति निकलने की संभावना है, और वह भी बेहद कम। तुम्हारी उस आधा एकड़ अधप की आध्यात्मिक फसलों में, हजारों लाखों पौधों की पौध में बस एक ही चमक रहा था, कमजोर सी आध्यात्मिक शक्ति वाली अगली पंक्ति। तुम्हारे आंगन में एक साथ 3 निकल आए, सीधा सीधा तो जैसे कब्र पर धुआं उठाने जैसा है। देखो, इधर उधर कोई नहीं है, तो फिर और क्यों सोच रहे हो? दूज हाइफू की तस्वीर, एक तलवार सिर के ऊपर लटक रही है। तुम्हें जल्दी से जल्दी अपनी ताकत बढ़ानी ही होगी। पहले इस आधा एकड़ जमीन को पकाकर आजमा लेते हैं। तुम गहरी सांस लेते हो, मन में इरादा जगाते हो, और साथ ही उस पकाने वाले शब्द सूत्र को मिटा देते हो, और एक बार परम आध्यात्मिक मंत्र का प्रयोग करते हो। तुम मंत्र उठाते हो और उस आधा एकड़ आध्यात्मिक खेत की ओर उंगली हिलाते हो। धड़ाम, एक गुच्छा जो पहले से कहीं ज्यादा शुद्ध और घना आध्यात्मिक बादल आसमान में इकट्ठा हो गया, और सूप उंडेलने जैसी आध्यात्मिक वाणी की बरसात की तरह नीचे बह पड़ा। यही है परम आध्यात्मिक मंत्र। तुम्हारा दिल बुरी तरह कांप उठा। तुम उस चिकनी फिसलन भरी बेधड़क चलती हुई आध्यात्मिक शक्ति की चाल को महसूस करते हो, और साथ ही धरती आसमान की आध्यात्मिक ऊर्जा को तेजी से खींचने की क्षमता को भी। दिल में हल्का सा धुंधलका छा गया। अब समझ आया, फर्क यहाँ था। इस आध्यात्मिक वाणी ने बस चुटकी भर समय में खूब असर दिखा दिया। हालांकि तुम्हारा चेहरा पीला पड़ गया था, लेकिन दिल में पहले कभी न हुई सी आत्मविश्वास की लहर थी। असर तुरंत नजर आया। सिर्फ आधे दिन में वो आधा एकड़ आध्यात्मिक धान पागलों की तरह बढ़ने लगा। शाम तक तो कुछ हिस्सा पहले ही टूट फूटने लगा था। ये चौंकाने वाली रफ्तार तुमसे एक ठंडी सांस खिंचवा लेती है। अगली सुबह जब तुम फिर आए तो वो आधा एकड़ आध्यात्मिक चावल पूरी तरह पक चुका था, सोने सा चमक रहा था। उपज और गुणवत्ता दोनों पहले से 20% से भी ज्यादा बढ़ गई थी, और वो आध्यात्मिक वाणी जिसमें शब्द सूत्र था, वह भी तुमने हासिल कर ली, और वो तुम्हारी साधना का एक हिस्सा बन गई। दिल में मीठी मीठी सी खुशी है, भविष्य को लेकर उम्मीदों से भरा हुआ। आंख झपकते झपकते आधा महीना बीत गया। इस दौरान तुम फिर से डोहाइफू के पास जाकर 2 मुंह जमीन किराए पर ले आए, और 5 मुंह उपजाऊ खेतों में पूरा का पूरा आध्यात्मिक धान का पौधा बो दिया। बाकी सिर्फ आखिरी सबसे ऊंचे दर्जे के आध्यात्मिक शब्द खंड बचे थे, ताकि इस विधि के बारे में तुम्हारी समझ और गहरी हो जाए। लगता है अब बस खुद ही इस पर पूरी पकड़ बन जाएगी। हाथ में अब बचत भी हो गई है, तुम भी आखिरकार थोड़ा खाली फुल हो सके। आज तुम एक बार फॉर्मिंग ट्रायल सेंटर जाने की तैयारी कर रहे हो। 2 चीजें जरूर खरीदनी है, एक हटाने वाली थैली, दूसरी ध्वनि रोधी गठन। तुमने साफ सुथरे कपड़े पहन लिए, दस्ता तुम्हें साथ लेकर बाहर निकल गया। थोड़ा ही चला था कि मुख्य रास्ते पर सामने से 2 लोग आ टकराए। उसमें मर्द था, इस झुग्गी इलाके का इकलौता अभ्यास के बाद वाला बड़ा साधक लॉन दायु, और उसके साथ वाली जो उसकी बाह थामे थी, एक औरत। वो तुम्हारा दीवार पार का पड़ोसी ली यान ली था। मन ही मन आह भरी, लगता है आज रात फिर एक जंग होने वाली है। इसी ने ध्वनि रोधी गठन खरीदने का तुम्हारा इरादा और पक्का कर दिया, और भी अडिग हो गया। कुछ ही देर बाद तुम फॉर्मिंग ट्रायल सेंटर की एक दुकान के पिछवाड़े पहुंचे। यही वह रास्ता था जिसे कै लाओ जियू ने तुम्हें बताया था, सुरक्षित और भरोसेमंद। तुम सीधे बोल पड़े, काउंटर के चावल बेचो, 1 किलो से जरा सा कम, यानी 108 ग्राम, बाजार भाव पर 5 किलो एक पैकेट वाले नाश्ते के हिसाब से। दोस्त, क्या ख्याल है?
पक्का सौदा। तुम्हारी तेजी देख, 21 ब्लॉक नाश्ता और कुछ सिक्के खुर्दे हाथ में आ गए। सही महाशय, क्या यहाँ ध्वनि रोधी गठन मिलता है? तुम अब भी गर्मा गर्म नाश्ता हाथ में पकड़े पूछते हो। काउंटर वाला जवाब देता है, हाँ, पहला स्तर वाला ध्वनि रोधी गठन है। 10 ब्लॉक वाला नाश्ता। तुमने दांत भींचे, कहा कि अगर मैं एक भंडारण थैली और ले लूं तो थोड़ा सस्ता हो जाएगा क्या? काउंटर वाला कहता है, भंडारण थैली 12 ब्लॉक, कुल 22 ब्लॉक। तुम्हें 1 ब्लॉक की छूट दे देता हूँ तो 21 ब्लॉक पड़ेगा। लेन देन पूरा हुआ। दुकान से बाहर निकले। तुम खाली खाली पैसे की थैली टटोलते हो, मन ही मन लंबी सांस भरते हो। सच में कमाई भी यहीं और खर्च भी यहीं। एक पैसा भी घर ले जाने का सपना मत देखो। लेकिन कमर पर टंगी नई भंडारण थैली को देखते हुए तुम्हें यकीन है कि ये नाश्ते बहुत जल्द 100 गुना 1000 गुना नफा देंगे। तुम जब कमरे में लौटे, ध्वनि रोधी गठन बिछाते ही पूरा संसार पल भर में शांत हो गया। अब से दीवार पार चाहे जितना आसमान पाताल एक कर दे, अब इसका तुम पर कोई असर नहीं होगा। अब आराम है। तुमने लंबी सांस छोड़ी। इसके बाद तुम्हारा सारा मन वहाँ 5 मुंह उपजाऊ खेत पर टिक गया। ये सीधे तुम्हारे भविष्य और जान पर बात आ गई। इसलिए 10 दिन बाद जब खेत में धान के पौधे लहलहाते हरे भरे होकर सिर उठाने लगे, तुम सबसे पहले दौड़ पड़े। जिसकी तुम्हें सबसे ज्यादा फिक्र थी वो ये था कि इस बार आखिर कौन सा नया शब्द खंड निकलेगा। एक नजर में ही सब पर नजर घुमा ली। 4 चमकदार बिंदु उम्मीद से बाहर जागे। 2 अभी भी बस थोड़ी बहुत कमजोर फुर्ती हैं। एक है पशु आदेश मंत्र 5 बार, और एक और भी है, मात्र बीज पशु आयमी। तुम्हारे दिल में खुशी की लहर दौड़ गई। पुराने दोस्त की थोड़ी बहुत फुर्ती के अलावा अब तो 2 नए भी जुड़ गए। काश अब भी पूरी तरह पका नहीं। तुमने जरा जरा मुंह चलाया। थोड़ा अजीब लगा। पशु आदेश मंत्र ये खेल तुम समझते हो, यह वो आत्मिक उंगली मंत्र है जो चुराकर खाए गए बागीचों की राक्षसी पशुओं को भगाने के लिए है। लेकिन इस मंत्र को शुरुआत में साधना बहुत मुश्किल है। आत्मिक शब्द मंत्र से भी ज्यादा झंझट वाला। इसे समझने वाले लोग गिने चुने ही हैं। शब्द जाल के बाद वाले 5 बार सोचने की जरूरत नहीं। पक्का इसे 5 बार ही इस्तेमाल किया जा सकता है। तुरंत तुम्हारी नजर आखिरी शब्द जाल पर ही अटक गई। आयमी। मैं तो दंग रह गया। ये नाम कहीं सुना सुना सा लग रहा है। तुमने भौहें कस ली और यादों में पागलों की तरह खोजने लगे। अचानक एक आध्यात्मिक चमक से गुजर गया। तुम्हें याद आ गया, तुम्हारा एक तेज रफ्तार भंडारण थैला। एक पुरानी सी किताब अपने आप जवाब में बोल उठी। ये संप्रदाय ने तुम लोगों को दिया है, निचले दर्जे के कीमती आध्यात्मिक जादुई घास की शुरुआती प्रविष्टि। तुम जल्दी से आखिरी कुछ पन्ने पलटो। मिल गया। आयमी। प्रथम श्रेणी की निम्न स्तरीय आध्यात्मिक घास। इसके दाने जंगली पशु के दांतों जैसे सफेद और पारदर्शी। इसे खाने से न सिर्फ कीमत बढ़ती है और खून जान बढ़ता है, बल्कि हड्डियां और नसें भी मजबूत होती हैं। इसमें समाई आध्यात्मिक ऊर्जा साधारण स्वर्ण आत्मिक चावल से 5 गुना है। ये चीज स्वर्ण आत्मिक चावल जैसी बड़ी जमीन की आग नहीं है, बल्कि असली निम्न स्तरीय आध्यात्मिक घास है। पैदावार भी कम है। कीमत स्वर्ण आत्मिक चावल से 10 गुना है, और इसका बीज तो और भी महंगा और दुर्लभ है। किताब के आखिर में एक पंक्ति लाल अक्षरों में खास तौर पर लिखी थी, जो भी सफलतापूर्वक आयमी की आत्मिक अंकुर पैदा करे उसे कर में आधी छूट मिलेगी। इसका मतलब है पहली श्रेणी के आध्यात्मिक घास उस्ताद की पात्रता पर वार करना, प्रथम श्रेणी की निम्न स्तरीय आध्यात्मिक घास उगाने में सक्षम होना। यानी कि तुम्हारे पास अब पहली श्रेणी के आध्यात्मिक घास उस्ताद की पात्रता पर वार करने की ताकत आ गई। वो हैसियत और अभी की इस तरह की किसी के हाथ की कठपुतली बनी नीचे की खट्टी हंसी से तो बिल्कुल अलग। पूरी तरह 2 अलग अलग बातें हैं। आयमी के बीज। इस बार तो कमाल हो गया। तुम इतने उत्साहित हुए कि लगभग उछल पड़े। इस बार ये 5 एकड़ जमीन तुम्हारी किस्मत की जड़ बन गई। इसे आंख की पुतली से भी ज्यादा कसकर पकड़ना होगा। 3 महीने से कुछ ज्यादा बात कर चुकाने का दिन है, तभी असली दरवाजा बंदी होगी। जिंदा निकल पाओगे या नहीं ये इसी बार पर निर्भर है। फिर तुमने जरा सा भी आलस करने की हिम्मत नहीं की और बारीकी से खेत की सारी खरपतवार साफ कर दी। फिर आखिरी बार जादुई शब्द मंत्र का इस्तेमाल किया। दिन ऐसे ही एक एक करके निकलते गए। तुम एक बूढ़े बैल की तरह थके बिना लगातार जुटे रहे। हर दिन सिर्फ खेत की देखभाल के अलावा तुम्हारा सारा समय बस चुपचाप चांगचुन पैलेस और आत्मिक शब्द मंत्र पर खर्च होता रहा। 5 बार अपने शरीर से उस पूर्ण जादुई शब्द मंत्र का अनुभव करने के बाद तुम्हारे दिमाग में उस जादू की समझ और साफ होती गई। आखिरकार 1 महीने बाद के एक दिन तुम खेत की मेड़ पर खड़े थे और ऊपर की उस परत को देख रहे थे जिसने पूरे 5 एकड़ को ढक रखा था। मन ही मन झूम उठे। आखिरी शब्द मंत्र हो गया। आज से भले ही एक भी धागा ना हो, तुम अपनी काबिलियत के दम पर भी इस जादू का इस्तेमाल कर सकते हो। बस इतना ही। तुमने दूसरे स्तर की साधना तो कर ली है, लेकिन फायदा सच में बहुत कम है। फिर भी उत्पादन के लिए तुमने फिर भी पूरा जोर लगा दिया। हर बार जब आप परम आध्यात्मिक शब्द तकनीक डालते हैं, तुम खेत की आखिरी बची हुई ताकत भी निचोड़ लेते हो। ये सुनिश्चित करने के लिए कि स्पिरिट वर्ड्स को सप्ताह में 2 से 3 बार डाउनलोड किया जा सके। तुम जब भी खेत से लौटते हो तो चेहरा पीला पड़ जाता है, जैसे किसी राक्षसी औरत ने तुम्हारी सारी जान चूस ली हो। दीवार का सहारा लिए बिना तो चल भी नहीं पाते। ये तो बढ़िया हो गया। बगल वाले भी तुम्हारी हालत देखकर घबरा गए होंगे और तरह तरह से चिढ़ाते होंगे कि कहीं तुम रोजाना दीवार के पार वाली लियानली की आवाज सुनने तो नहीं जाते। तुम बस शर्मिंदा सा हंस सकते हो। आलसी होकर सफाई देना। कौन सी सफाई? चुपचाप खेती करना ही सही रास्ता है। खेत में हर दिन और भी भरी भरी धान की बालियां देखते हुए
तुम्हारे दिल में बस एक ही शब्द आता है, सच्चाई। मेहनत आखिर बेकार नहीं गई। एक झलक, 2 महीने से ज्यादा बीत गए। आध्यात्मिक भाषा परिपक्व है। इस बार आपने रेशम की पट्टियों वाले 4 आध्यात्मिक चावल के पौधे एकत्र किए। 4 पत्तियां चमकदार रोशनी छोड़ते ही पल भर में तुम्हारी नजर की दुनिया में घुल गईं। तुम्हारे उन 5 मूठ खेतों में सुनहरी धान की बालियां भारी भरकम लटक रही थीं। हर एक डंठल मानो फटने से पहले ही भरकर तैयार हो। परम आध्यात्मिक भाषा में महारत हासिल कर ली है। डू हेफू ने सिर घुमाया और तुम्हें गौर से देखने लगा। आधे पल के बाद उसने आखिर एक हल्की सी तारीफ की। तुम सिर झुकाकर जवाब देते हो। कुछ दिन पहले सौभाग्य से काम बन गया। वो बस हल्का सा सिर हिलाता है और तुम्हें लेने भेज देता है। तुम तुरंत मुश्किल काम में लग जाते हो। पूरा दिन कमर टूटने तक थक गए। आखिरकार मैंने आध्यात्मिक शब्दों से भरे 8 बड़े बैग एकत्र कर लिए। डू हेफू ने तौलना शुरू किया। 8 बोरे, 20 जिन, कर 3 का कर, कुल 574 जिन। उसकी बात अभी गिरी ही थी। तो वो गर्दन हिलाकर कमर टेढ़ी किए आगे बढ़ा। घाटी के लोगों से मिलें। इस साल का अनाज कर पूरा वसूल हो चुका है। कृपया आप भी नजर डाल लें। बोलो फिर। वो सावधानी से एक शाही संक्षिप्त पत्र आगे बढ़ाता है। तुम भी जल्दी से सिर झुकाओ। इस घाटी के लोग, स्पष्ट था कि वो डू हेफू का बड़ा अफसर है। उसका रौब इतना भारी कि आदमी सिर उठाने की हिम्मत ही न करे। गुज़िशी ने शाही पर्ची ली और उस पर नजर डाली और फौरन शिष्यों को आदेश दिया, सभी 300 से अधिक आत्मा पिंजरे, सबको इकट्ठा कर लो। काय लाव जीव भीड़ से धक्का मुक्की करके तुम्हारे पास आ जाता है और तुम्हारी तरफ आंखें नचाता है। पूछता है, कमाई कैसी रही? तुम बस टालमटोल में काम चलाते हो। फिर उससे पलटकर पूछते हो कि पिछली बार वो कितना माल बना ले गया था। काय लाव जीव की आंखें घूमती हैं। स्पष्ट है कि वो कुछ छिपा रहा है। इसी बीच धर्म नाव पर गू का आदमी बोला। आवाज में रत्ती भर भी भावना नहीं थी, लेकिन वो हर आदमी के कान के पास एक धमाके की तरह गूंज उठी। इस साल की तीनों मौसमों की अनाज कर वसूली पूरी हो चुकी है। अब विभागीय आदेश घोषित किया जाता है। साल भर के अनाज उत्पादन में आखिरी 10 स्थानों पर रहने वालों को बलपूर्वक मोर्चे की लड़ाई में भेजा जाएगा। आदेश की अवहेलना की अनुमति नहीं। भीड़ में पल भर में विस्फोट सा हो गया। चेहरों पर डर और बेचैनी भर गई। गुझिशी ने ठंडी आवाज में कहा और उसकी रौनकदार प्रचंड दबंगई हर तरफ फैल गई। पूरा मैदान तुरंत सन्नाटे में डूब गया। तीनों मौसमों की पैदावार की रैंकिंग यहीं तय है। तुम लोग अक्सर एक ही सांस में बोल जाते हो। टंगा हुआ दिल आखिरकार जमीन पर आ गिरा। आखिरकार सुरक्षित हो गया। कैसे मुमकिन है? 8 दान, 20 जिन। तुम्हारे बगल में बैठे साई लाओ जियू ने हैरानी से आवाज निकाली। तुम उसकी नजर का पीछा करके देखो। नाटक जैसा एक दृश्य सामने आ गया। स्क्रीन पर तुम्हारे नाम के नीचे वाकई 157वां नंबर था। साई जियू ने उसे बस तुम्हारे ठीक पीछे एक नंबर पर रख दिया। तुम्हें पता होना चाहिए, पिछले 2 मौसमों की उसकी पैदावार लगातार तुम्हें दबाए हुए थी। कौन सोच सकता था कि इस तीसरे मौसम की तुम्हारी पैदावार सीधे फट पड़ेगी और साल भर का औसत एक झटके में ऊपर चढ़ा देगी। सीधे सीधे उसे पछाड़ दिया। आखिरी 10 नामों में जहाज पर मेरे साथ चलो। गुजीशी का ठंडा स्वर फिर गूंज उठा। वे 10 लोग पलक झपकते राख से फीके पड़ गए। वे विरोध करने की हिम्मत ही नहीं कर सके। बस लाशों की तरह घिसटते हुए उन्हें जहाज पर चढ़ा दिया गया। आशा है कि तुम लोग अगले साल और भी बढ़िया करोगे और संप्रदाय के लिए योगदान दोगे। गुजीशी ने आखिर में एक बात और कही, अगले साल युद्ध शिविर में भेजे जाने की सूची। आखिरी 30 नाम होंगे। ये बात जैसे एक बाल्टी बर्फ पानी हर बचे खुचे के सिर पर उंडेल दी गई हो और तुम्हारे दिल में भी धूल सी बैठ गई। इस बार तो अचानक हमला था। सभी लोग एक भी चाल चलने से पहले ही पकड़े गए। ऐसा करके अगले साल सारे चमकदार मोतियों के बीच तुम्हें और मुझे जरूर मौत जिंदगी की दौड़ में झोंक देगा। कौन जाना चाहता है मोर्चे पर तोप का राख बनकर? तुम शही की उन 4 पंक्तियों को देखो। दिल में हजारों भाव उमड़ पड़ते हैं। अगर पहले फंसे होते तो आधे साल में चरम गूढ़ मंत्र तक पहुंचना सपने में भी इतनी हिम्मत नहीं करते। और अब तुमने न सिर्फ कर दिखाया है, बल्कि 250 से ज्यादा जिन आत्मिक चावल भी बचा लिए हैं और उन्हें बेचकर एक और मुट्ठी आत्मिक पत्थर भी कमा लोगे। आत्मिक पत्थर आ जाएं तो इस नरक जैसी जगह में जीने की सांस थोड़ी और मिल जाती है। लेकिन तुम्हारी साधना अभी भी बहुत कम है। तुम्हें साफ पता है, ऐसी ऊंची तीव्रता वाली अनाज सुखाने की कला लंबे समय तक चलती रही तो नस नाड़ियों को नुकसान पहुंचा सकती है। और भी क्या, अब तुम्हारे पास बंजर दांत वाले चूहे के बीज हैं। अगर उन्हें उगाना है तो प्राण साधना की तीसरी परत सबसे बुनियादी शर्त है। पता नहीं क्या वे 2 कमजोर मंत्र पंक्तियां मुझे इस रुकावट को तोड़ने देंगी या नहीं। नहीं, और जी जान से खेत में जुटना ही होगा। इन पकाने वाली मंत्र पंक्तियों को मुझे जरूर निकालना है। तुमने पक्का इरादा कर लिया है प्राण साधना की तीसरी परत को तोड़ने का। तुम वापस अपनी शांत छोटी झोपड़ी में आए और कमल की चटाई पर पालथी मारकर बैठ गए, हाथ में एक निचले दर्जे का आत्मिक पत्थर पकड़े हुए, और साधना शुरू की। कुछ ही पल बाद तुमने आंखें खोली और हाथ में चूर चूर होकर पाउडर बने आत्मिक पत्थर को देखते रहे। चेहरा कुछ अच्छा नहीं था। आत्मिक पत्थरों से साधना करना मेरे इस टूटे हुए मूल रूट के लिए सिर्फ पूरी तरह बेकार है। तुमने सिर हिलाया। बिल्कुल भी काम नहीं आएगा। तुमने मन ही मन ठान लिया कि उन 2 कमजोर मंत्र पंक्तियों को आजमाने की तैयारी करोगे। ये 2 लाइनें मैंने तो सचमुच आधा साल से मेहनत कर करके साधना की है।
तुम जरा मन लगाओ, पहला पत्ता ही गर्म धारा बनकर देह में उमड़ पड़ा। भले ही अब ये आदत बन गई हो, वो उमड़ती हुई शक्ति की लहर फिर भी तुम्हारे शरीर को एक झटका दे जाती है। तुम तुरंत उस शक्ति को दिशा दो। चांगछुन महल की चलनुसार चलाओ। चांगछुन महल तुम्हारी घर की विरासत वाली साधना मूल है। कोई खास दम नहीं, साधना की रफ्तार कछुए जैसी है। बस एक ही फायदा है, देह को संभालना। साथियों से कुछ साल ज्यादा जी सकते हो और शक्ति भी थोड़ी गाढ़ी हो जाती है। पुरानी बात छोड़ो, तुम्हें हमेशा लगता है कि यह बहुत मीठा है, देह को संभालना काफी बढ़िया, लेकिन अब तुम्हें समझ आया संसाधन सीमित हैं, न तो लड़ाई न छीना झपटी, बस नीचे की परत में घिस घिस कर मरना है। 2-9 एक हल्की सी शक्ति धारा भी पूरी झोंक दी, लेकिन तुम्हारी वो घड़े सी गर्दन अब भी तनी की तनी रही। तुमने भौहें चढ़ाई, चेहरा और भी सख्त हो गया, दांत भींच लिए, तुमने आखिरी हल्की शक्ति वाला शब्द भी खर्च कर डाला। काफी देर बाद फिर दोनों शब्द धाराएं पूरी तरह खत्म हो गईं। नतीजा फिर भी नहीं टूट सका, तुम एक आह रोक नहीं पाए। यही तो प्रतिभा का फासला है, साधना की दूसरी परत की चरम सीमा बस एक कदम दूर है, फिर भी भीतर धंसती ही नहीं। कोई अच्छा सा आध्यात्मिक मूल मिल जाए तो इतनी सारी शक्ति लुटा दी जाए। पहले ही एक सफलता मिल चुकी है, हालांकि तुम भी कोई बहुत ज्यादा हुनरमंद नहीं हो। पहले वाली वो अनिश्चित सी भावना की तुलना में अब तो बहुत बेहतर है। अब यूं ही बर्बाद नहीं कर सकते, रास्ता बदलना पड़ेगा। पहले देह सुरक्षा को सोचो और फिर शास्त्र दानव के अंडे जैसी चीजों को। पहले देह साधना आजमाई जा सकती है, कम से कम खुद को बचाने की कुछ काबिलियत तो बढ़े, लेकिन शास्त्र दानव के अंडे, इसके लिए जरूरी है कि भड़काने वाले शब्द धाराओं का साथ हो, वरना एक बार नाकामी हुई तो माँ बाप का बीज भी गया समझो, और घरवालियों का भी घाटा हो गया। तुमने सोच लिया था कि दिल में एक धुंधली सी योजना बन चुकी थी। फिर अगली सुबह तड़के नाश्ता करके तुम फिर से किंगयांग फांगशी और जुशुआनगे पहुंच गए। ज्यूशुआन मंडप, तुम सीधे 220 जिन आध्यात्मिक चावल लियाओ दुकान के काउंटर के सामने पटक देते हो। काउंटर पर लियाओ ने तुम्हें इतने चाव से देखा कि उसकी आंखें कुछ और ही चमक उठी। तुम्हारे प्रति उसका रवैया काफी गर्मजोशी भरा भी हो गया। कुल मिलाकर 44 आध्यात्मिक पत्थर ठीक है, उपलब्ध है। तुम पहले से तैयारी किए हुए थे। एक ऐसा कागज निकालते हो जिस पर एक छोटी सी घड़ी बना हुई थी और कहते हो मुझे ये कस्टम में बनवाना है। जानवर नियंत्रक के लिए निषिद्ध पशु घंटी। लियाओ दुकानदार ने एक नजर में पहचान लिया। अरे कमाल हो गया, हमारे पास तैयार माल है। नीची श्रेणी की जादुई वस्तु, 10 आध्यात्मिक पत्थर। तुम एक पल को ठिठक जाते हो, इतनी सस्ती। लियाओ दुकानदार हंस पड़ा। चाबी है साधना का मंत्र कठिन होना, आखिर में तो ये बस एक दिखावा ही है। पिछले युद्ध शिविर में बहुत से लोग यही करने को तैयार थे, असली में कम ही लोग इसे साध पाए, इसलिए कोई खरीदता ही नहीं। तुम समझ ही गए हो, तुरंत 10 आध्यात्मिक पत्थर चुका दिए, उस बड़े से आध्यात्मिक घड़ी को समेट लिया और मौके पर ही एक सवाल भी पूछ लिया काउंटर पर बैठे वाले से, क्या उन्नति स्तर की दवा है? आप अभी भी सफलता वाली चीज को नहीं छोड़ते हैं। लाओ काउंटर ने तुम्हें तीसरी मंजिल पर जाने को कह दिया। कुछ ही पल बाद तुम हमेशा की तरह बेपरवाह बाहर निकल आए, जेब में बचे 34 आध्यात्मिक पत्थर लिए हुए, लेकिन एक भी खर्च नहीं कर पाए, क्योंकि तीसरी मंजिल की सबसे सस्ती दवा की कीमत ही 60 आध्यात्मिक पत्थर थी। और आखिरी आध्यात्मिक खेत पहले ही किराए पर दिया जा चुका था। तुम मन ही मन खींच गए। वाकई मेरी सोच भी यही थी, अगले साल सबको पेट पालने के लिए जी तोड़ मेहनत करनी पड़ेगी। पलट कर देखो, अब मौसम सर्दियों में घुस चुका था। युनजे दाहुआंग की सर्दी हड्डियां जमा देने वाली थी। झोंपड़ी वाले इलाके में हल्की बर्फ गिर रही थी। यह आध्यात्मिक खेतों का विश्राम काल था और तुम्हारे लिए भी सांस लेने का मुश्किल से मिला मौका था। इसी सुबह सुबह तुम दरवाजे पर जमी बर्फ साफ कर रहे थे, तभी बगल का लकड़ी का दरवाजा खुल गया। ली यानली एक चुभने वाले आड़ू फूल वाले लबादे में निकली। वो बाहर निकल ही नहीं पाए। उसके शरीर की वो खास महक ठंडी हवा के साथ घुलकर उड़ती चली आई। तुमने मुस्कुराकर नमस्ते किया। उसने तुम्हें होंठ दबाकर एक हल्की सी मुस्कान दी और तुम्हारे ऊपर नजर घुमाई। पिछली फसल में तुम्हारा हाल अच्छा तो रहा था ना? काफी आध्यात्मिक पत्थर कमाए होंगे, है ना? तुमने औपचारिकता से कहा। बस किस्मत ही अच्छी थी, तुम कमरे में लौटने ही वाले थे कि उसने अचानक तुम्हें रोक लिया। उसकी आंखों में शर्म की हल्की सी परत उभरी और आवाज भी कुछ अटपटी सी नीची हो गई। उसने कहा कि कुछ दिन पहले उसकी तरफ बहुत हंगामा था, जिससे तुम्हें परेशान कर दिया। अगर तुम्हें बुरा न लगे तो अंदर आ जाओ, बहन तुम्हारे लिए कुछ अच्छा सा बना देगी। इसे मुआवजा समझ लेना। तुम सीधे उसकी इस खुली चोट से ठन गए। एकदम से चेहरा लाल टमाटर सा हो गया। खून खौलते उम्र का जोश। कौन सह पाएगा ऐसी परीक्षा? तुम्हारे दिमाग में बस एक ही आवाज गूंजी और दिल एकदम से डोलने लगा। लेकिन ठीक उसी वक्त एक ताकतवर कदमों वाली परछाई अचानक तुम्हारे दिमाग के सागर में चमक उठी। वो 8वें स्तर का कसरती दोस्त। न छेड़ो, न छेड़ो। तुम तो पल भर में खत्म हो जाते। अभी अभी जो हलचल थी ठंडे पानी से धोकर पूरी साफ हो गई। तुमने शर्मिंदा होकर सिर खुजलाया। कहा कि अभी कुछ दिन पहले खेत जोतते जोतते कमर थोड़ी दुख गई थी। इतना कहकर सिर भी न उठाया और फिर कमरे में खिसक गया। सच में मेरा ध्यान ही भटका दिया। तुम जल्दी से ठंडे पानी से चेहरा धो लो। इसी बीच धड़ 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 दरवाजा खटखटाने की आवाज आए। तुम्हारे दिल में एक झटका सा लगा, कहीं ऐसा तो नहीं वाकई दरवाजे तक भेज दिया गया है? जब तुम इस हाल में हो ही तो आज मैं तुम्हारे साथ पूरा मुकाबला करूंगा। तुम गहरी सांस लो और जोर से दरवाजा खोलो। लेकिन सामने आया कै लाओजीव। वो 2 थैले सामान लिए हुए था, चेहरे पर पूरी हंसी खिली थी। तुम्हें देखते ही वो ठिठक गया। अरे तुमने बिना सोचे समझे बात उगल दी। काय लाओजीव की मुस्कान जम गई। माहौल तुरंत ठंडा पड़ गया। उसे अच्छा सा लगाकर तुमको लौकी का सूप दे दिया।
तुम अभी भी मिलने के लायक नहीं हो। मुड़ते ही वो जाने को हुआ, तुमने फौरन उसे वापस खींच लिया। पो हेफू ने कहा, ऐसा मतलब नहीं था, जल्दी से अंदर आकर बैठो। काई लाओजियू ने एक सुराही शराब तुम्हारी गोद में ठेल दी। बिना वजह मत पूछो, पास में आए नए पड़ोसी का तुमको भी पता नहीं। तुम्हारा चेहरा भौचक्का सा था और ऊपर से लोहे का कच्चा, परेशान ऐसे जैसे अभी स्टील बना देगा। कहते हैं कुछ दिन पहले गली में एक साधु आकर ठहरा था, वो तो असली दमदार कीमती तंत्र मास्टर निकला। तंत्र मास्टर, तुम तो मन ही मन थर्रा उठे। सैकड़ों करोड़ साधक, तंत्र मास्टर की हैसियत तो आसमान छूती है। जो साधक है वो अपनी तंत्र औषधि से अलग नहीं रह सकता। ऐसी बड़ी हस्ती हम जैसे इस उजाड़ से ठिकाने में कैसे आ गई? तुम बात की गहराई नहीं समझ रहे हो। काई लाओजियू ने तुम्हें टोका, बेकार की बातें मत करो, जल्दी से तैयार हो, मुलाकात के लिए कुछ लेकर चलना है। चलो साथ में जाकर एक बार हाजिरी लगा दें, चेहरा मिलाना। कुछ ही पल बाद तुम लोग दरवाजे पर पहुंचे। दरवाजा खोलने वाला 20-22 साल का सफेद कपड़ों वाला नौजवान था, जो 5वें स्तर की प्राण ऊर्जा पर था। तुम दोनों से कहीं ज्यादा ताकतवर। अपना परिचय दो, तोहफा लेकर आए हो। तुम 5 जिन आध्यात्मिक चावल दे रहे हो। काई लाओजियू ने एक सुराही और जोड़ दी। सफेद कपड़ों वाले नौजवान ने अपना नाम सु युचिंग बताया। तोहफा कबूल करने के बाद फिर तुम्हें दोनों को एक एक जेड की बोतल लौटाई। तुम खोलकर तो देखो, ये तो एक कण पुनर्जीवन गोली है, जिसकी बाजार कीमत 5 सिक्के है। तुम और काई लाओजियू ने एक दूसरे को देखा, दोनों के चेहरे पर जैसे जलन सी चटक उठी। यहाँ के लोग तुम दोनों के तोहफों को मिलाकर भी उससे कहीं ज्यादा कीमती हैं। मुझसे सच में एक तंत्र मास्टर ने मुलाकात की थी। सु युचिंग के बैठते ही उसकी आवाज समतल थी, पर उसमें हल्का सा दम झलक रहा था। कुछ ही दिन पहले वो अचानक पहली श्रेणी की मध्यम अवस्था तक पहुंचा था और बाहर निकलकर मन हल्का करने आया था। पहली श्रेणी का मध्यम तंत्र मास्टर। तुम और काई लाओजियू की टक्कर वाली चालें फौरन आदाब अर्ज करने लगी। नाकाम, नाकाम, हम तो फंस गए। ऐसी शख्सियत कहीं भी बैठाओ बड़े रसूख वालों की मेहमान ही कहलाएगी। हम जैसे छोटे मोटे किरदारों की तो कोई औकात ही नहीं, उसके करीब भी कौन जा सके। सु तंत्र मास्टर ने सहजता से अभिवादन स्वीकार किया, हाथ हिलाकर तुम्हें दोनों को बैठने का इशारा किया। इसी बीच दरवाजे से फिर एक आदमी अंदर आया। तुमने मुड़कर देखा, उसकी पुतलियां अचानक से कुड़ गईं। निकला तो वो ड्रैगन मार्क का साथी था। सु तंत्र मास्टर ने तुरंत खड़े होकर स्वागत किया। उसका रवैया तुम लोगों के मुकाबले साफ कहीं ज्यादा गर्मजोशी भरा था। ड्रैगन मार्क के साथी ने भी पूरी अदब से सलाम किया। सलाम के बाद सीधे तुम्हारी ही आंखों के सामने उसने 2 जेड डिब्बे निकालकर भेंट में दिए। पहली श्रेणी की मध्य स्तरीय राक्षसी प्राणी आंतरिक गोलियां और साथ में स्वर्गीय आत्मा घास भी। सु तंत्र मास्टर के चेहरे पर आखिरकार सच्ची मुस्कान आ गई। उसने उल्टे हाथ से एक निकालकर एक सुघड़ जेड बोतल आगे बढ़ाई। 2 पुनर्जीवन गोलियां। बाद के अभ्यास सज्जा पर भी असर पड़ता है। बाद में मास्टर सूडान और साथ ही ताओवादी ड्रैगन। फिर बातचीत अपने आप गर्म हो गई। अल्केमी से बात करते करते साधना तक पहुंच गए। मिलते ही लगने लगा जैसे बहुत देर हो गई हो। शुरू से लेकर आखिर तक वे हमें बिल्कुल घास की तरह समझ रहे थे। तुम और काई लाओजियू का होना, तुम दोनों तो 2 असली बड़ी खुराक लगते हो। आधे पल बाद तुम और काई लाओजियू चुपचाप विदा लेकर निकल गए। दोनों के चेहरे ऐसे हो गए कि देखने लायक न रहे। तुम खुद को रोक न सके और बड़बड़ा उठे। बहुत ही अजीब था। तुमने पहले क्यों नहीं बताया कि वो सेंट्रल एलिक्सिर मास्टर है? काई लाओजियू भी एकदम दंग रह गया। कहने लगा, मुझे क्या पता था। अगली बार ऐसी बढ़िया बात हो मुझे फिर मत बुलाना। तुमने बुदबुदाते हुए कहा। दिल के अंदर घबराहट जम गई। चारों मौसम घूमते रहते हैं। फिर से 1 साल की वसंत आ गई। तुम्हारे 5 मुंह के खेत की मिट्टी पहले ही अच्छी तरह उलट पलट दी गई है। नई मौसम की स्पिरिट राइस बो दी गई है। सही है, इस बार तुमने दबे खजाने वाले बीज शोया चावल के मंत्र पाठ पर लगा दिए। वो एहसास जैसे सारा का सारा घर बार एक ही दांव के जुए में लगा दिया हो। मंत्र पाठ में बीज कम ज्यादा नहीं थे, बस 1 मुंह जमीन भर के लिए ठीक ठाक काफी थे। इस साल हवा में भी गन पाउडर जैसी तनातनी घुली हुई थी। पहाड़ पर सारे लिन नोंग सबके सब जैसे जान पर खेलकर जुट गए थे। हर कोई जी जान से मेहनत कर रहा था। डर था कि जरा भी चूक न हो और कोई पीछे से वार न कर दे। डू हाइफू ने पहाड़ पर एक चक्कर लगाया। यह नजारा देखकर वो संतोष से सिर हिला उठा। लेकिन वक्त किसी का इंतजार नहीं करता। 2 महीने झट से बीत गए। तुम खेत की मेड़ पर बैठे थे, अपनी ही फसल को देखते हुए। आंखों का हिस्सा भी खींचकर लंबा लग रहा था। अच्छी खबर ये थी कि दिन ब दिन ज्यादा निपुण होती। अंतिम बरसाती सूत्र 4 मुंह की स्पिरिट राइस की बेलें लहराते ही मन भाग गईं। इतना ही नहीं, 3 नए मंत्र पाठ भी निकल आए। इनमें से एक वो उकसावा जिसे तुम सपने में भी चाहो। बाकी 2 थे कमजोर सी शक्ति। पर बुरी खबर भी उतनी ही दिल चुभने वाली थी। तुम्हारी गहरी उम्मीद वाली वो एक मुशोया चावल जरा भी असर नहीं दिखा। एक बाल भी नहीं निकला। आखिर दिक्कत कहाँ हुई? तुम बेचैन होकर बाल नोचने लगे। मैंने तो साफ साफ किताब के मुताबिक ही किया था। बरसाती सूत्र भी कम काम का नहीं है। कहीं इस बार सच में सब कुछ बेकार तो नहीं चला गया? फिर 2 महीने बीत गए। नए साल की पहली तिमाही की स्पिरिट राइस कट चुकी थी। तुम्हारी उस एक मुशोया चावल वाली जमीन में अब भी एकदम खाली सी ही थी। तुमने 73 जिन स्पिरिट राइस हासिल किया। पत्थर की झील में एक हरी उकसाने वाली मंत्र पाठ की पंक्ति और जुड़ गई और 2 सफेद कमजोर शक्ति की पंक्तियां भी। लेकिन तुम्हारी रैंकिंग पहले ही 200 से भी नीचे लुढ़क चुकी थी। डू हाइफू को ये बात पता चली तो उसने तुम्हें डांटा नहीं, बल्कि एकदम भारी भरकम और गंभीर अंदाज में पेश आया। उसने कहा कि तुम वाकई बस ईमानदारी से स्पिरिट राइस उगाओ, कितना बढ़िया है। इस सूखी जमीन को व्यर्थ में स्पिरिट स्टोन जला देना किसी काम का नहीं। उसकी वो बात, यानी अंदर का फर्स्ट लेवल स्पिरिट फार्मासिस्ट। कामयाब लोग भी बस गिनती के ही हैं। जवानी में इतना ऊंचा सपना नहीं पालना चाहिए। तुम्हें सुनकर दिल खींच गया। फिर भी बस साथ में मुस्कुरा सकते हो। अब तुम्हें रैंकिंग की चिंता नहीं।
हाथ में कुंजी शब्द हैं, पूरा दम है, पर यह शोयामी तुम्हें बहुत नागवार लगता है। वो इकलौता पकाने वाला सूत्र लगाएं या नहीं? लगाया। अगर तब भी न उगे तो सीधा दोहरा घाटा होगा। आखिरकार एक सन्नाटे भरी दोपहर में तुमने फिर भी दांत भींच लिए उस नंगी बंजर जमीन की ओर और वो कीमती पकाने वाला सूत्र लगा दिया। जमीन को आंखें गड़ाए देखते रहे। समय एक एक सेकंड करके बीतता गया। जब तुम लगभग हार मानने वाले थे, एक कोमल हरियाली एकदम जमीन फाड़ कर निकल आई। हो गया। तुम्हारी आंखों में एकदम सुनहरी चमक फूट पड़ी। लटका हुआ दिल आखिरकार नीचे आ गया। पूरा बदन ढीला पड़ गया। फिर तुरंत वो नन्ही हरी पौध जैसे स्टेरॉइड लगा दी हो बेतहाशा बढ़ने लगी। 2 इंच ऊंची होकर ही धीरे से रुक गई। लगता है जितना ऊंचा दर्जे का आध्यात्मिक जड़ी बूटी, उसे पकाने के लिए उतने ही ज्यादा सूत्र चाहिए। अब तुम्हें अंदाजा हो गया, ये चीज पकने में कम से कम 3 साल लेती है। अब तो धीरे धीरे ही चलेगा। पहले आत्मिक चावल डालो, वो पकाने वाला सूत्र चलाओ। तुम उम्मीदों से भरे उस नन्ही पौध की तरफ देखा। देखना चाहा कि यह खजाना आखिर क्या कमाल दिखाता है। अगले ही पल 3 चमकदार किरणें अचानक फूट पड़ी। उच्च स्तरीय आत्मिक मंत्र 5 बार, गुणवत्ता 1 बार बढ़ी। 5 बार पकाया। तुम इतने उत्साहित हुए कि सीधे खुशी से उछल पड़े। उच्च स्तरीय आत्मिक मंत्र, उपज 2 गुनी। इसे यहीं से उड़ान भरना नहीं तो क्या कहेंगे? तुम्हें लगा कि इन कुछ महीनों की घुटन इस पल में सब धुआं बनकर उड़ गई। 10 दिन बाद दू हैफू अवाक तुम्हारे आत्मिक खेत के सामने खड़े थे। वो बार बार अपनी आंखें मल रहा था। उसका चेहरा कड़वे नीम से भी ज्यादा कड़वा था। वो झुककर बैठ गया, फिर बारीकी से एक एक चीज जांच ली। उन खास लाल धारियों वाले पौधों। आखिर मानना ही पड़ा, ये दरअसल जानवर दांत वाला चावल है। तुमने सचमुच इसे उगा ही लिया। वो तुम्हें देख रहा था। उसके चेहरे के भाव जलेबी जैसे उलझे हुए थे। काफी देर तक एक शब्द नहीं निकला। कुछ दिन बाद अभी अभी चावल बेचकर कमाए पैसे लेकर फिर एक बार बाहर निकल पड़े। जानवर दांत वाले चावल का काम हो गया। अब कुछ बचाव के सामान जुटाने का वक्त है। तुम अच्छी तरह समझते थे, इस सड़े हुए दुनिया में न जाने कब किसी से भिड़ना पड़ जाए। आध्यात्मिक जड़ की काबिलियत खराब है, अभ्यास बहुत धीमा है, इसलिए बचाव के तरीके होने ही चाहिए। लक्ष्य छिंग्यांग फोंग वंश या फिर वही ज्यूशवांगे लियाओ। दुकानदार ने तुम्हें देखते ही गुलदाउदी जैसी खिली मुस्कान हंसी। तुम्हें सीधे ऊपर ले जाया जा रहा है। 4थी मंजिल का आरामदेह कमरा है। चलो यहाँ बैठकर पीते हुए बात करते हैं। ऊपर से आत्मा वाली चाय भी मंगाई है। तुम्हारे भीतर थोड़ी समझ तो है। इस 1 साल से कुछ ज्यादा में तुम कुल मिलाकर भी इधर कुछ ही बार आए हो। आज यह मेहमान नवाजी अचानक इतनी बढ़ कैसे गई? कमरे के भीतर आ गए। तुम अभी भी वैसे ही हो। भंडारण थैले से आत्मा चावल की 2 बड़ी बोरियां निकाली। पुरानी रीत, 2 बोरियां दुकानदार ने तुम्हें तौलने के लिए दिया। लियाओ। दुकानदार ने मुस्कुराते हुए तौलकर बात पूरी की। तुम्हें 1 पैसे का थैला पकड़ाया। आत्मा चावल 21 जिन, ये रहे 70 आत्मा पत्थर। चलो तुम्हारे हिस्से में भी थोड़ा फायदा है। तुमने भौहें चढ़ाई। कुछ गड़बड़ है, ये पैसा ज्यादा है। दुकानदार जी, आपका मतलब क्या है? लियाओ। दुकानदार ने तुम्हारे लिए चाय डाली। आवाज धीमी करते हुए कहा कि इस इलाके में आत्मा चावल की कीमत बढ़ने वाली है। उसने कहा, आत्मवर्षा संप्रदाय का युद्ध शिविर युंजे दाहुआंग में त्रिलोक की एक पूरी आध्यात्मिक नस मिली है, लेकिन वो जगह हजारों जंगली लोगों के कब्जे में थी। उसे थामे रखना आसान नहीं था। आत्मवर्षा संप्रदाय को भारी नुकसान हुआ। नुकसान बहुत बड़ा था। शुरू में मदद बुलानी थी, लेकिन खबर लीक हो गई। जिन्युन घाटी वालों ने बीच में ही झपट लिया। दोनों पक्ष सीधे भिड़ गए। यहाँ तक कि स्थानांतरण मंडल भी तोड़ दिया गया। रसद की कड़ी पूरी कट गई। इसलिए सिर्फ आत्मा चावल ही नहीं, सारी साधना सामग्री महंगी होने वाली है। ये झगड़ा कम से कम 3-4 साल, ज्यादा से ज्यादा कई दशक थमने वाला नहीं, खत्म नहीं होगा। उसने तुम्हें फिर याद दिलाया। सुना है कुछ राक्षसी जानवर रक्षा रेखा तोड़कर घुस आए हैं। पता नहीं कहाँ गए। हाल में बाहर निकलते समय जरूर सावधान रहना। तुमने चाय का प्याला उठाकर एक घूंट लिया, लेकिन मन में तूफान मच गया। तुम जानते हो, लियाओ। दुकानदार ने इतनी सारी बातें यूं ही नहीं बताई। अब असली बात पर आना चाहिए। ये बूढ़ा लोमड़ी इतना खबरदार है, पीछे जरूर कुछ न कुछ पेच है। उससे अच्छे संबंध रखना बुरा नहीं। दुकानदार जी की सलाह के लिए धन्यवाद। आप चाय का प्याला रख दीजिए। दुकानदार जी, और कोई काम है क्या? लियाओ। दुकानदार हंस पड़ा। उसकी नजरें बड़े गहरे मतलब वाली थीं। जानकारी है, सच में असली हुनर छिपाकर रखते हैं। असली निशाना तो पशुधन चावल था। जब तुम्हारा वो पशुधन चावल पक जाए तो क्या उसका कुछ हिस्सा इस दुकान को बेच सकते हो? कीमत पर बात हो जाएगी, बाजार भाव से 10% ऊपर। तुम्हारा दिल एकदम धक से रह गया। अभी कितने ही दिन हुए हैं। ये बूढ़ा लोमड़ी तुम्हारी पैदावार तक के बारे में, पशुधन चावल की बात भी जान गया। तुमने तुरंत हाँ नहीं भरी, बस इतना कहा कि 2 साल बाद पकेगा या नहीं। तुम भी पक्की गारंटी नहीं दे सके, इसलिए पीछे का रास्ता छोड़ दिया। लियाओ। दुकानदार को आगे भी मनाने की चाल चलनी पड़ी। मौका आ गया। तुम कुछ पल चुप रहे और फिर माहौल पलट गया। मालूम नहीं जनाब, क्या देह साधना की कोई विधि बेचने को है? लियाओ झांगुई पल में समझ गया। सीधे भंडारण बैग से कई किताबें निकाल ली। 9 चक्र पुनर्जीवन कला, शीर्ष स्तर के व्यायाम, सीधे आधार निर्माण तक पहुंचाने वाली। 3000 आध्यात्मिक पत्थर, हरी जैड देह सूत्र, उन्नत कौशल। 1000 आध्यात्मिक पत्थर, वज्र मूल खंडन कला, मध्यवर्ती 500 आध्यात्मिक पत्थर। उसकी सामानों की लंबी सूची सुनते हुए आप अपने उस छोटे से आध्यात्मिक पत्थर को महसूस करते हैं। कागज की लुगदी जैसी ही लगती, जब तक शैतान जादुई क्रिस्टल को नहीं बदल देता। 80 आत्मा पत्थर। तुमने अचानक उसकी बात काट दी। उसे विस्तार से बताने को कहा। नतीजा ये कि लियाओ झांगुई का चेहरा भी एक बार तिरछा सा खींच गया।
कहा कि गलत ले आए, ये जादुई तरीका है, इसे साधोगे तो सारी दुनिया पीछे पड़ जाएगी। तुम वहीं पर चुप रह गए, तो फिर यह बेच क्यों रहे हो? एक घड़ी बाद तुम खाली हाथ जूशुआंगे से निकल आए। वे सब विधियां या तो तुम खरीद नहीं सकते या फिर उन्हें साधने में दशकों लग जाते। पूरी तरह बकवास। लेकिन आखिर में लियाओ झांगुई ने तुम्हें एक साफ रास्ता दिखा ही दिया। फोंग परिवार के पूर्वी इलाके में एक रुआन परिवार है। उनका घराना अब ढलान पर है। पूर्वजों ने देह साधना की एक विधि छोड़ी है। उसने सैकड़ों आध्यात्मिक पत्थर चढ़ाए और उन्हें खरीदा भी नहीं। रुआन परिवार ने जिद की ताकत और खून बढ़ाने वाली दवा भी साथ में जोड़नी होगी। लियाओ झांगुई को लगा कि यह सौदा घाटे का है। शायद तुम जाकर अपनी किस्मत आजमा लो। तुम्हें बात समझ आ गई। लियाओ झांगुई यह तुम्हें इशारा कर रहा था। भविष्य में मिलने वाली जानवर दांत चावल की पूरी आपूर्ति को दांव बना लो, शायद बात बन जाए। बदले में तुमने भी मुंहजुबानी हामी भर दी। जानवर दांत चावल पकने के बाद तुम उसका एक हिस्सा पहले उसे बेच दोगे। ये सौदा सच में दोनों की जीत था। तुम दुकान से अभी निकले ही थे कि सामने से एक हड़बड़ी में भागती टोली से टकरा गए। लिंग्यू द्वार की गश्ती टोली, और वो पूरी कातिलाना हवा में फोंग परिवार की तरफ दौड़ रही थी। तुमने तमाशा देखने वाले एक राहगीर को रोककर पूछा, क्या हुआ है? उसने कहा कि वे राक्षसी जानवरों को मारने जा रहे हैं, लेकिन फोंग परिवार के भीतर तो सुरक्षा बहुत कड़ी है। आंकना भी मुश्किल है कि 7 राक्षसी जानवर भी सुरक्षा घेरे को तोड़ पाएं। बस इधर उधर मत भागो। तुम कुछ सोचते हुए वहां से हट गए। आदेश के मुताबिक तुमने फोंग परिवार के पूर्वी इलाके में रुआन परिवार को ढूंढ निकाला, लेकिन दरवाजे पर ही खाली हाथ लौटना पड़ा। पड़ोसी ने कहा, रुआन परिवार के लोग दूर गए हैं, 3-4 महीने बाद ही लौटेंगे। तुम्हारे पास बस बेबस होकर छोड़ देने के सिवा चारा नहीं था। शेड वाले इलाके में लौट आए। शाम ढल चुकी थी। तुम मन लगाकर रात का खाना बना रहे थे और दिमाग में सब गड्ढमड्ढा था। फोंग परिवार के भीतर तो सुरक्षा थी, पर तुम्हारे इस शेड वाले इलाके में सुरक्षा घेरा तो कोई देखभाल नहीं करेगा। दरवाजे पर हुई एक दस्तक ने तुम्हें पल भर में चौकन्ना कर दिया। दरवाजा खोलो। तुम सन रह गए। आने वाला तो वह देर से प्राण ऊर्जा साधने वाला लॉन्ग दाओयो निकला। उसने सीधे मुद्दे की बात की। मैंने सुना है कि आपका चावल अच्छी गुणवत्ता का है, कुछ खरीदना चाहता हूँ। तुमने मन ही मन हिसाब लगाया। मुस्कुराते हुए कहा, ज्यादातर तो बिक चुका है। लॉन्ग दाओयो की भौहें तन गईं। कितना बाकी है? सब उसका ही है, बाजार भाव पर। तुम खुद तय करो, दांव लगाना है या नहीं। एक दांव आजमा कर देखो। मैं तो सुन ही रहा हूँ। इन 2 दिनों में फोंग परिवार में चावल की कीमत 5 गुना बढ़ने वाली है। लॉन्ग दाओयो साफ सन रह गया। तुम्हें फिर से परखना शुरू करता हूँ। ये बात उसे भी अभी अभी अपनी ही छोटी मंडली से पता चली थी। वो कुछ पल चुप रहा, फिर अचानक हंस पड़ा और बोला कि तुम्हारी खबर बहुत पक्की है, तो फिर बढ़ी हुई कीमत के हिसाब से ही सौदा पक्का। तुम हाँ करो। उसने 50 दिन चावल बेच दिए। लॉन्ग दाओयो को विदा किया। तुम्हारे दिल में एक हुक सी उठी। लियनची झुगी के बाद के साधक तक अनाज जमा करना शुरू कर चुके थे। सच में आसमान पलटने वाला है। तुमने अभी अभी एक दावत सी नाश्ते की कटोरी चटकी, पद्मासन में बैठकर केले जैसी मुद्रा ली, चांगचुन महल का संचालन शुरू किया। 10 समुद्रों में अभी भी 2 बेहद कमजोर मंत्र पंक्तियां बची हैं। बस आज ही, जैसे ही तुम्हारी इच्छा हिली, एक मंत्र पंक्ति पल भर में गायब हो गई। दान क्षेत्र के भीतर की शक्ति बिल्कुल बाढ़ की तरह थी, जो पागलों की तरह मेरिडियनों पर धावा बोल रही थी। जब शक्ति जमकर अपने शिखर पर पहुंची, एक परत जो दिखती ही नहीं थी, आवाज के साथ टूट गई। लियनची की 7वीं तीसरी परत, तुम्हारे भीतर की शक्ति लहर, पल भर में एक स्तर ऊपर चढ़ गई। तुम अक्सर एक कड़वी सांस छोड़ते थे और उफान पर पहुंची आत्मशक्ति से लगभग दुगना एहसास करते थे। कितने बरस बीत गए। आखिरकार अब लियनची की दूसरी परत पर अटक कर नहीं रहना पड़ेगा। तुमने अपने दिल की उछल कूद पर काबू किया। ये भी साफ था कि यह तो बस शुरुआत है। लियनची की तीसरी परत, आने वाली उथल पुथल में तुम फिर भी राख ही रहोगे। तुम्हें और तेज और मजबूत होना होगा। मुड़कर देखो। फिर 3 महीने और बीत गए। दूसरे मौसम का जमीन पीला चावल, बस तुम्हें 2 बेहद कमजोर मंत्र पंक्तियां ही भेंट कर पाया। किस्मत शायद सारी खर्च हो चुकी थी, लेकिन अच्छी बात यह रही कि टूटकर पार करने के बाद शक्ति बहुत बढ़ गई। पैदावार भी 90% तक टूटकर बढ़ गई। तुमने अब सारी जमीन पीली चावल नहीं बेची, बल्कि उसे जमा कर लिया। फोंग परिवार में चावल की कीमत पहले ही 60% उछल चुकी थी। तुमने पक्के 1500 दाएं के सूखे मेवे पकड़े हुए और लियाओ के काउंटर पर जाकर सुरक्षा तावीज और एक अच्छी गुणवत्ता वाली तलवार खरीद ली। दिल और ज्यादा महफूज हो गया। अक्टूबर के आखिर में पतझड़ की हवा से सख्ती सी थी। पहाड़ों और जंगलों में सूखे पत्ते बिखर गए थे, जिससे शिखर तक जाने वाला छोटा रास्ता ढक गया था और कुछ अशुभ निशानों को भी ढंक दिया था। तीसरे मौसम का जमीन पीला चावल पहले ही टूट चुका था। 1 महीने बाद कटाई हो जाएगी। सारी चमकीली सी फसल झुगी की मुर्गी की तरह थी, जो दिन रात खेत में पहरा दे रही थी। इस मौसम में तुमने बस एक ही बेहद कमजोर मंत्र पंक्ति निकाली थी और जाया चावल से जुड़ी दिमागी फांसी को जल्दी से मिटा देने की सोच पूरी तरह धरी रह गई। तुम बस टुकुर टुकुर देखते रह गए। जाया चावल के खेत में खड़ी वे कुछ ललचाऊ डायरी सी पंक्तियां धीरे धीरे इंतजार करती रहीं। इस दिन तुम खेत में मंत्र उक्ति प्रयोग कर रहे थे। पीछे से अचानक कदमों की आहट आए। तुम्हारे मन में एक झटके सी बिजली कौंधी। तुरंत मंत्र उक्ति वापस ले ली। एक सफेद चोगा पहने युवा साधक तुम्हारी ओर आ रहा था। वो तो वही सूदानशे है। वो यहाँ क्या करने आया है? किन दाओयो? वो सीधे मुद्दे पर आ गया। सुना है तुमने शावा मी उगाई है। तुमने तो कमाल कर दिया। सिर्फ किस्मत से कामयाबी मिली, ऐसा कह रहा था। इतनी झिझक की जरूरत नहीं। वो खुलकर बोलता रहा, मैं करूंगा। सुना है शावामी की आधी जड़ वाली चीज के लिए लाल आत्मा ओस। तुम तो पूरे जोर पर हो। ये जुगाड़ तो तुमने सुना भी नहीं होगा। सूदानशे ने समझाया कि यह एक दुर्लभ औषधि बनाने की सहायक सामग्री है। इसे जानने वाले बहुत कम हैं। वो तुम्हारी शावामी की फसल के चारों ओर घूमकर देखता रहा।
हैरान होकर कहा, तुम्हारी यह शावामी की खेती वाकई बढ़िया है, लगता है कोई खास गुप्त तरीका होगा। तुम मन ही मन सोच रहे हो, गुप्त तरीका तो कुछ भी नहीं, असल में एक छोटा सा राज जरूर है। उसने हल्के से एक धान के पौधे की ऊपरी पत्ती हटा दी। फिर तुम जाकर देखो, तुम भी पास जाकर देखो, बस जड़ के पास, वहां सचमुच खून लाल रंग की एक ओस की बूंद छुपी हुई थी। ये चीज आत्मिक जड़ी बूटी के लिए बेअसर है, लेकिन मेरे दान निर्माण में ये काम आ जाएगी। सूदान शे ने एक मिट्टी की शीशी निकाली। क्या मैं कुछ इकट्ठा कर सकता हूँ? 10 आत्मिक पत्थर। सूदान शे मुस्कुरा दी। आप बेझिझक इस्तेमाल कीजिए, मैं उससे पैसा कैसे वसूल सकता हूँ? दान शे से अच्छा तालमेल रखो, कमाओ भी और घाटा भी नहीं। तो मैं भी औपचारिक नहीं बनूंगा। सूदान शे अभी हाथ बढ़ाने ही वाली थी, अचानक एक चीख पुकार मच गई। फर फर फर। चारों तरफ के पेड़ पौधे बेतहाशा हिलने लगे, मानो जंगल में हजारों लाखों घोड़े दौड़ पड़े हों, सीधे तुम्हारी तरफ टूट पड़े। सूदान शे ने एक पल को हाथ रोका, चेहरा थोड़ा बदल गया। क्या माजरा है? तुम्हारे दिल में धक से हुआ, और तुमने अनजाने में अभी खरीदा हुआ सुनहरा रक्षक ताबीज कसकर पकड़ लिया। पहाड़ पर बाकी रत्न जैसी चीजों में भी अजीब हलचल दिखी। सबने जोश में हाथ रोक लिए। आखिरी समय पर कान फाड़ देने वाली तीखी चीख ने पहाड़ की खामोशी चीर दी। दर्जनों हृष्ट पुष्ट अजीब से काले बालों वाले बंदर जंगल से हवा की तरह झपट पड़े। उनमें से कुछ की सांसें काफी हद तक मध्य चरण तक पहुंच चुकी थी। बुरा हुआ, ये तो भौरों की दहाड़ है। सूदान शे ने घबराकर एक आवाज निकाली। उसने अपनी भंडारण थैली एक झटके में झाड़ दी। गठन झंडों का एक सेट तुरंत उड़ गया। एक हल्का नीला प्रकाश ढाल उसे ढंक गई। वो बेहद तेजी से तुम्हें ललकारते हुए बोली, सुनहरा ताबीज बेकार है, जल्दी अंदर आओ। तुमने जरा भी देर नहीं की और सीधे उस प्रकाश ढाल में घुस गए। पल भर में बाहर की चीखें अलग थलग पड़ गईं। तुमने सन रहकर बाहर झांका, बस उन बंदरों के मुंह से एक एक कर आवाजें निकलती दिखीं, और जिन रत्नों पर वार हुआ था उनकी आंखें झट से लाल हो गईं। वे पागल से हो गए और आसपास के लोगों पर टूटकर हमला करने लगे। खेत में तो पल भर में सब कुछ खिचड़ी बन गया। एक प्राण ऊर्जा मध्य चरण का साधक भागने की सोच ही रहा था कि ध्वनि तरंगों ने उसे साफ झाड़ दिया। वो चीखता हुआ आधे आसमान से नीचे गिर पड़ा। एक विशालकाय भौरा बंदर उस पर झपट पड़ा और एक ही वार में उसे बुरी तरह घायल कर दिया। मौके पर ही जान चली गई। तीखी हंसी की आवाज मानो तुम्हारे कान का पर्दा चीर दे। उसका चेहरा भले ही देखने लायक न था, लेकिन फिर भी वो संभला हुआ था। घबराओ मत, मेरा गठन कुछ समय तक रुक सकता है, उसने धीमे स्वर में कहा। लिंग्यू गेट के लोग बहुत जल्द पहुंचने वाले हैं। बस ये कहते ही 7-8 गूंज चीख वाले बंदर एकाएक दिशा बदल गए और घेराबंदी की मुद्रा में आ गए। तुम पर झपटने लगे। उसे घेर कर बचाओ। असल में अभी वाला वही अगुवा बंदर था। सूदान गुरु का चेहरा भी बदल गया। देखते ही देखते वे जानवर पशुदान धान खेत में घुसने ही वाले थे। तुम्हारी आंखें लाल हो गईं। तुरंत एक कतार में भंडारण थैले प्रकट हो गए। आंखों में एक तीखी सी चमक तैर गई। तुम्हारे हाथ में एक तांबे की छोटी घंटी प्रकट हुई। तुमने जोर से हाथ की मुद्रा बनाई। छोटी घंटी पल भर में बड़ी हो गई और आधी हवा में झूलने लगी। यही तो पशु नियंत्रण सूत्र था। तुम उस बंदर झुंड पर टूट पड़े और दांत दिखाकर मुस्कुरा दिए। सफेद दांत चमक उठे। मुझसे आवाज में मुकाबला करोगे क्या? चलो देखते हैं किसकी आवाज बड़ी है। एक जोरदार धमाका तुम्हारे हाथ की तांबे की घंटी वाले जादुई औजार से फट पड़ा, जिससे पहाड़ और जंगल कांप उठे। ये आवाज इतनी भयानक थी कि कान सुन्न हो जाएं। गुस्से भरी दहाड़ें थमने का नाम नहीं ले रही थीं। बस आवाज का रौब ही काफी था लोगों को सहमाने के लिए। तुम बीचों बीच खड़े थे। अनगिनत ध्वनि लहरें जैसे ज्वार की तरह परत दर परत चारों तरफ बह निकली। पलक झपकते ही उन गूंज चीख वाले बंदरों की तीखी चिल्लाहट पूरी तरह दब गई। बंदर झुंड की अजीब ध्वनि तरंगे मौके पर ही टूट गईं। आसपास वालों की लाल चमक धीरे धीरे फीकी पड़ गई। एक एक करके सब होश में आ गए। पहली अवस्था के बंदर डर के मारे भाग खड़े हुए, इधर उधर तितर बितर हो गए। जो कुछ बंदर पहले से व्यूह प्रमुख पर झपटने वाले थे, तुम्हारी तांबे की घंटी के सबसे पास थे। ध्वनि तरंगों के झटके से उनके पूरे काले बाल खड़े हो गए और वे कांप कांप उठे। लेकिन वो पहली अवस्था का मध्य स्तर वाला बंदर राजा बस कुछ सांसों भर के लिए ही ठिठका। फिर उसकी हिंसक आभा फिर से उभर आए। उसने आसमान की ओर तीखी चीख मारी और फिर उस भागे हुए बंदर झुंड को फिर से संगठित करना चाहा। ये साफ था, वो तुम्हारी चाल को भांप गया था। तुमने ये चाल तो बस गरज ज्यादा बारिश कम वाली निकाली। देखने में डरावनी, असल में कोई खास चोट नहीं। दिखने में बढ़िया, पर काम में ढाके 3 पाद। खुद तुम भी एक झटके में चौंक गए। बस उसी एक पल में शरीर की आध्यात्मिक शक्ति का 5वां हिस्सा पल भर में खाली हो गया। मगर ये देखकर कि यह चाल सचमुच बंदर झुंड पर असर कर रही थी, तुम्हारा दिल थोड़ा संभल गया। किन दावयू वाकई पशु नियंत्रण सूत्र जानते हैं। पीछे खड़ी सूदान गुरु भी हैरान रह गईं। तुम्हारी आंखों का भाव भी बदल गया, जैसे उन्होंने तुम्हें फिर से पहचान लिया हो। तुमने बस यूं ही जवाब दे दिया कि यह चाल कभी चलती है कभी नहीं। सूदान गुरु हंस पड़ी, लेकिन सामने वाले के पास इन बातों की फुर्सत कहाँ थी। किन दावयू सावधान, वे फिर चरदाए। चेतावनी सुनते ही तुम तुरंत चौकन्ने हो गए और फौरन आध्यात्मिक शक्ति चलाने लगे। फिर एक पशु नियंत्रण सूत्र बाहर धड़का। आधी प्याली चाय जितनी देर बाद आखिरकार आसमान में एक तेज भागती रोशनी चमकी। एक विशाल जादुई नाव पल भर में तुम्हारे आध्यात्मिक खेतों के ऊपर ठहर गई। तुमने ध्यान से देखा, ये लिंग्यू गेट के सहायक प्रभारी थे जो बाहरी शिष्यों को लेकर मदद के लिए आए थे। कम से कम समय पर तो आ गए। तुमने एक लंबी सांस छोड़ी। बस अभी थोड़ी देर पहले की ही बात थी। तुमने पशु आदेश की उन 5 पंक्तियों का इस्तेमाल एकदम चूस लिया।
इस वक्त तुम्हारा चेहरा फक पड़ा है, दान क्षेत्र खाली पड़ा है। अगर तुम्हारी लंबी उम्र की शक्ति दूसरों से 1 गुना ज्यादा न होती तो वे 1 कदम और देर से आते। तुम तो सच में आखिरी दम तक जल जाओगे। कमजोर से कमजोर शक्ति वाले पंक्तियों को भी निकालकर जवाब देना पड़ रहा है। इस बार दैत्य का छापा इतनी जल्दी हुआ, आगे पीछे आधे पल से भी कम में। उस अजीब सी तरंग के हमले के साथ सबको हाथ उठाने का मौका तक नहीं मिला। गूंजी से बस इतना कि उसका सीना फटने को आ गया। कृषि भूमि का इतना बड़ा नुकसान, उसका ये प्रभारी पक्का भीतर से सजा खाएगा। बस उसे उंगली झटकते देखा, एक लाल इंद्रधनुषी उड़न तलवार हाथ से निकलकर बाहर आई। एक लाल चमक सी झलक गई। उड़न तलवार ने पलक झपकते ही उस टोपीधारी बंदर राजा को आर पार कर दिया। हवा एक पल को सन रह गई। उस बंदर राजा के सिर से पांव तक एक रक्त रेखा चीरती चली गई। एक तीर से घायल, और वहीं ढेर हो गया। ताकत पूरी भर गई, कहर की तरह डरावना। गूंजीजे, देख रहे हो ना, ये बिजली सी चाल। सीधे दंग रह गए। जब लिग्यामिन के लोग पहुंचते हैं तो यह मामला यहीं खत्म समझो। बचे हुए बंदरों की तो जल्द ही सफाई हो जाएगी। मौके की सफाई पूरी। गूंजीजे तो फौरन जादुई जहाज पर चढ़ गया। रवाना होने से पहले मुड़कर एक बात पूछी, अभी अभी पशु आदेश किसने चलाया था? तुम हिचक क्यों रहे हो? बहुत ज्यादा सुर्ख होना नहीं चाहते? सूदान शे ने ही तुमसे पहले कदम आगे बढ़ाया। कहा कि यह तो किंदाओ यो की बात है। इस बार उसने काफी घाटा उठाया। गूंजीजे आंखें सिकोड़कर तुम्हें कई बार तौलने लगा। फौरन दुहाई देने वाली महिला से ठंडी आवाज में बोला, यानी वही जो पशु जन्मों की गूंगी रेत से बनी झिलमिल है, उसे एक बड़ा गुण लिख दो। इस मौसम की झिलमिल कर एक कम करो। दुहाई देने वाली महिला का चेहरा पीली चांदनी खा लेने से भी बदसूरत था, लेकिन फिर भी वो कमर झुकाकर सिर हिलाती रही। एक कम करो, घटाना तो स्वाभाविक है, उसका वही कमाया हुआ हिस्सा। फिर गूंजीजे फिर भारी अंदाज में सूदान शे से बोला, पहले जो बात तुम्हारे साथ तय की थी वो अभी भी गिनती में है। सूदान शे ने हालांकि इशारा किया कि वो खुद आजाद ख्याल की आदी है, बांधा जाना उसे पसंद नहीं। ये बात बाद में फिर बोलेंगे, बताए। गूंजीजे अपने शिष्यों को साथ लेकर जहाज उड़ाकर चला गया। खून के दलदल में गिरे हुए शवों को देखकर तुम्हारे दिल में एक अनकहा सा कसकता स्वाद उमड़ आया। सब लोग नीचे के तबके के सीधे सादे दुखिया लोग हैं, दिन रात मेहनत मशक्कत, आखिर में फिर भी एक अचानक आई मुसीबत को झेल नहीं पाए। अगर सूदान शे न होती तो आज शायद मैं भी इनके साथ ही नीचे उतर जाता। तुम मन ही मन खुश हुए और फिर अचानक तुम्हें काई लाओ जियू याद आ गया। सूदान शे पास आई और तुम्हें एक बोतल सांस वापस करने वाली दवा दी। कहा कि इस बार तुम्हारा नुकसान हो गया। अगर पशु आदेश ने तरंग को तोड़ा न होता तो आज शायद तुम और मैं दोनों ही चुन लिए जाते। तुम एक पल को ठिठके, कोई टालमटोल नहीं की। पास जाकर एक नजर देखा, अंदर पूरे 5 दाने दवा के थे। तुमने एक दाना ले लिया और वहीं जमीन पर बैठकर सांस समेटने लगे। कुछ ही पल बाद फक पड़े चेहरे पर थोड़ी सी खून की रंगत लौट आई। तुम उठ खड़े हुए और सूदान शे को सलाम ठोका। कहा कि पहले काई लाओ जियू को देखने चलो, लेकिन आधा रास्ता ही चला था, सीधे उससे टकरा गया। उसने मुड़कर चेहरा पोंछा, जिस्म पर रंग बिरंगे धब्बे थे। बांस की एक टहनी लड़खड़ाता टेढ़ा मेढ़ा ऊपर चला गया, जैसे सड़ी गली भेड़िया चाल। सिर उठाकर तुम्हें देखा जैसे कोई बिल्कुल बेफिक्र इंसान हो। पल भर में ही बचाव टूट गया, सच में समझ से बाहर। उसने कहा कि पता नहीं कौन सा कमीना था जिसने बंदर की नस पकड़ ली थी, और हद तो ये कि कुदाल लेकर उसकी कमर में घोंप दिया। मत बताना कि वह कौन था। तुम देखो, उसे बस ऊपर से ही चोट लगी है। तो दिल भी हल्का हो गया। चारों तरफ बस एक ही बात घूम रही थी, तुम ठीक हो तो बस। पर नतीजा ये कि काई लाओ जियू और भी बुरा भड़क गया। बार बार पूछने लगा कि तुम्हें एक भी चोट कैसे नहीं आए। क्या वो बंदरों का झुंड तुम्हारा कोई रिश्तेदार था? तुम्हें छेड़ना उसके बस की बात नहीं थी। तुम कुछ अजीब से लग रहे हो। बस यही बहाना बनाकर समझाया। समझ गए, चालाकी कर गया। सू युकिंग से टकरा गया। अगर वो ना होता तो अभी तो तुम्हें यहीं भूनकर रख देता। क्या सू युकिंग? वो तुम्हारे लिंतियान में क्या करने गया था? काई लाओ जियू का चेहरा उलझन से भर गया। तुमने बस सू युकिंग को बता दिया कि ची रोंगलू की बात आसानी से एक बार में कह दी, और साथ ही 20 टूथ राइस की बात भी खोल दी। तुमने सचमुच 20 टूथ राइस उगा लिया। काई लाओ जियू दंग रह गया, मानो उसकी दुनिया ही एक बार फिर से रीसेट हो गई हो। वो यहाँ इन 10-12 सालों से कितनी ही बार कोशिश कर चुका, हर बार नाकाम रहा। एक समय तो उसे शक ही हो गया था कि शायद यहाँ के बाहर की जमीन काम की नहीं, जब तक तुम्हारे पीछे पीछे यहाँ के पहाड़ी इलाके में नहीं आ गया और अपनी आंखों से आधे इंसान जितने बड़े 20 टूथ राइस देख नहीं लिए। उस वक्त तभी तो उसकी जबान ही जैसे तालू से चिपक गई। जलन मारे बुरा हाल था। इस बार तो सच में ईर्ष्या की आग हद से ज्यादा भड़क उठी। कीन मिंग, तुम बहुत नाइंसाफ हो यार, और ऊपर से मेरा नुकसान करवाकर भी तुमको शराब पिलाई। 20 टूथ राइस उगा लिया और मुझे एक शब्द तक नहीं बताया। उसकी शिकायत खत्म हुई, लेकिन वो ये भी नहीं भूला कि जाकर सू युकिंग को गर्मजोशी से नमस्ते ठोके। फिर तुम्हारे कान के पास आकर फुसफुसाया। चुपके से पूछ लिया कि 20 टूथ राइस का मालिक कहाँ से लाए। तुमने बहुत शांत होकर जवाब दिया कि वो तो लियाओ दुकान मालिक ने खरीदा था, मानो अपनी जान दांव पर लगा दी हो। काई लाओ जियू ने चटखारे लेकर तारीफ की। कहा, तुम्हारी तो जबरदस्त किस्मत खुल गई। सच में तुमने उगा ही लिया। तुम बस हंस दिए। मतलब जब तुम पक्के हो जाओगे तब बताया जाएगा। उसे जक्षुइनगे ले जाकर एक दावत पिला देना, तभी वो पूरी तरह खुश हुआ। 2 दिन बाद दानवों के हमले का तूफान गुजर चुका था। हालांकि लिंग्यू गेट ने कुछ रक्षा इंतजाम बढ़ाए थे, फिर भी वे बस एक आसान सा दृश्य जाल ही थे। इस बार की घटना के बाद तुम्हारी ताकत बढ़ाने की चाह पहले कभी इतनी तेज नहीं थी।
कोई मजबूत सहारा नहीं, तो सुरक्षा का एहसास भी नहीं, किसी भी पल जान जा सकती थी। इसलिए तुम फिर से किंगयांग फैंगशी के रूइन परिवार के बड़े आंगन में पहुंचे। दरवाजा खटखटाने के बाद एक चिंतित सा चेहरा आधे सफेद बालों वाला अधेड़ साधक दरवाजा खोलकर आया। तुमने दरवाजा खोलते ही बात साफ कर दी कि आने का मकसद क्या है। रूइन डायू एक पल के लिए ठिठक गए, फिर भी तुम्हें अंदर बुला लिया। आंगन में कदम रखते ही चारों तरफ सन्नाटा छा गया, उसके सिवा वहां और कोई नहीं था। उसने बोलते ही कहा, सिवाय ताकत और खून बढ़ाने वाली दवा या आत्मिक उपज के, वरना तुम्हें बस एक बेकार दौड़ लगानी पड़ेगी। तुम बस सिर हिला दो। और फिर इस तकनीक की बात छेड़ दी। उसने हल्की सी सांस छोड़ी, टूटे फूटे आंगन की ओर इशारा करते हुए, जगह जगह उजड़ उजड़ सी। बोला कि रुआन परिवार का कुल कारोबार इसी तकनीक पर टिका हुआ था। उसने भंडार बैग से एक पन्ना निकाल लिया और तुम्हें दिखाया। इस तकनीक का नाम है सैकड़ों खजाने वाली मणि कांच सार। इसकी साधना की पहली शर्त बेहद सख्त है, जरूर चाहिए कोई खून और ताकत बढ़ाने वाला अनमोल खजाना। उसकी बात सुनते सुनते तुम्हें धीरे धीरे समझ आने लगा कि इस तकनीक का तरीका बड़ा तगड़ा है। इसका असली खेल है रक्त बदलना और मज्जा शुद्ध करना। हर तरह की खून और ताकत बढ़ाने वाली आत्मिक उपज को निगलकर लगातार रक्त बदलना और मज्जा शुद्ध करना, जब तक खून पारे सा चमकने न लगे और देह मणि की तरह पारदर्शी न हो जाए। फिर उसे गहरे स्तर तक साधना है और तब वो मणि जैसा एक वस्त्र भी गढ़ सकता है। सभी बुराइयों को काटने वाली रक्त शक्ति जो अडिग और अपराजय हो। तुम भीतर ही भीतर चौंक उठे। पर रुआन जी, अगर आगे की बात सुनेंगे तो उसने तुम्हारे ऊपर ठंडे पानी की बाल्टी ही उड़ेल दी। आत्मिक उपज में ये तो सीधा सीधा एक अंधा गड्ढा है और ये तो बस अधूरी सी कड़ी है। सिर्फ पहले 9 स्तर हैं। तुम उससे पूछते कि अब तक वो किस स्तर तक पहुंचा है। उसके चेहरे पर सारी कड़वाहट साफ झलक रही थी और उसकी जमा पूंजी भी खत्म हो गई थी। आगे पीछे कई हजार आत्मिक पत्थर उड़ गए थे, फिर भी वो अभी सिर्फ तीसरे स्तर पर ही था। अगर तुम उसके कबीले में फिर पूछो कि क्या किसी ने 5वें स्तर तक साधना की है, तो उसने कहा नहीं। उसने कहा कि मेरे यहाँ वही सबसे ऊंचा है। तब तुम झट से समझ गए कि वो इतनी जल्दी क्यों बेच रहा है। एक बार हिसाब किताब तौलने के बाद तुमने साफ साफ मुंह खोल दिया। 100 आत्मिक पत्थर और ऊपर से 10 जिन जानवरों का मांस। ये तकनीक मैंने ले ली। क्या तुम्हारे पास जानवरों का मांस है? रुआन जी की बुझी हुई आंखें एक पल में चमक उठी और वो पूरा आदमी ही चुस्त हो गया। तुमने हल्के से कहा, तुम अभी पके नहीं हो, लेकिन फसल तो उगाई है, बस अब थोड़ा सा वक्त चाहिए। उसने तुरंत मोल भाव शुरू कर दिया। कम से कम 20 जिन चाहिए। तुम्हारी भौहें तन गईं और तुमने एक शब्द भी और नहीं कहा, मुड़कर चल दिए। ये तो शेर का मुंह खोलना हो गया। 20 जिन जानवरों का मांस। अब बाजार में इसकी कीमत कम से कम 100 आत्मिक पत्थर है। ये तो तुम्हें सीधा मूर्ख समझ रहा है। तुम्हें सचमुच जाते देख रुआन जी उसी वक्त घबरा गया और जल्दी से तुम्हें रोक लिया। कहता है, बात है तो आराम से कहो, इतनी जल्दी मत जाओ ना। आखिर काफी देर जूझने के बाद वो मान ही गया। 100 आत्मिक पत्थर, ऊपर से 10 जिन जानवरों का मांस। जैसा तुम कहो, पक्का सौदा। तुम हल्की सी मुस्कान देते हो। फिर उसने फिर पूछा कि जानवरों का मांस कब मिलेगा। तुमने तुरंत जवाब दे दिया, शायद अभी 2 साल और लगेंगे। उसने जरा सोचकर एक समझौता वाला हल निकाला। तुम पहले 100 आत्मिक पत्थर दे दो, वो तकनीक के पहले 5 स्तरों की नकल तुम्हें दे देगा। जब तक मांस पक नहीं जाता तुम फिर से काम की विधि का मूल लेकर आना। सीधा सा कहो, झट से सिर हिला दो। फिर भंडार थैली से 100 आध्यात्मिक पत्थर निकाल कर दे दिए। ऊपर से बड़ा शांत, अंदर से खून टपक रहा था। ये तो तुम्हारी बड़ी मुश्किल से समेटी हुई सारी पूंजी है। एक झटके में ही धुआं हो गया। लेन देन सफल होने के बाद तुमने ज्यादा देर नहीं लगाई। आज्ञा पत्र लेकर सीधे निकल गए। शेड वाले इलाके में लौट आए। फिर से साधारण खेती किसानी वाली जिंदगी में आ गए। तुम हर दिन खेतों में झांकने वाले उस शब्द टुकड़े को मन ही मन जोड़ घटाव करते रहते हो। अगले 2 साल बस फिर एक बार पकाने वाला शब्द टुकड़ा निकल आए तो चुपचाप उसका थोड़ा सा हिस्सा जीव दांत वाले चावल में डालने की तैयारी है। पहले से पकाना साधना के काम में। आखिरकार अब ये दुनिया सचमुच दिन ब दिन और उलझती जा रही है। सिर्फ 2 साल। तुम्हें तो कतई आसान नहीं होगा, पर हालात सबके बराबर कहाँ होते हैं। अपनी किस्मत की डोर खुद ही पकड़नी पड़ती है। 1 महीने बाद आखिरी दाना पक गया। इस बार गु झिशी और दू हाइफू खुद आकर मौके पर निगरानी करने लगे। तुम्हारे स्वर्ण आध्यात्मिक चावल की पैदावार फिर से बढ़कर 90 से भी ज्यादा जिन पहुंच गई। 10% कर कटने के बाद तुम्हारे हाथ में 320 जिन आए। 3 मौसमी कुल रैंकिंग। तुम तो सीधे शीर्ष 10 में घुस गए। जब दू हाइफू ने कर वसूला, उसका रवैया तो बस नाम का ही इंसानी था। एक एक शब्द में मिठास भरी हुई, इतना मीठा कि शहद भी शर्मा जाए। फिर गु झिशी ने ठंडी आवाज में नतीजा सुनाया। आखिरी 30 नामों वाले साधक, जहाज पर चढ़ो, मेरे साथ चलो। भले ही राक्षसी जानवरों का हमला हो जाए। आत्मिक पंखों वाले फिर भी जरा सा भी घुल मिल नहीं पाए। वे 30 रौबदार चेहरे जैसे राख में पड़े। लाश आत्मा धरती पर पड़े जहाज पर। तुम उन्हें देख रहे हो। अंदर ही अंदर 5 तरह के भाव उलझ रहे हैं। पर नजर और भी मजबूत हो गई। तुमने कै लाओजियू के कंधे पर हल्के से थपकी दी। उसे मत देखने दो, चलो। कै लाओजियू हकलाकर बोला, तुम ही कहो, क्या कभी एक दिन ऐसा होगा कि उन 30 लोगों में हम भी एक होंगे? तुम्हारा दिल एक बार धड़कता है। कोई बात नहीं हुई, लेकिन तुम्हें मन की बात साफ समझ आ गई। अगर वो सुनहरा हाथ न होता तो अभी जो दृश्य था शायद वही तुम्हारा जवाब होता। बहुत ही निर्दयी। नए साल की शुरुआत। तुमने तो बहुत पहले से ही स्वर्ण आध्यात्मिक चावल बो रखा था। 1 महीने बाद 4 एकड़ खेत में जिस शब्द टुकड़े की तुम नींद में भी याचना करते थे, वो आखिरकार प्रकट हो गया। पकाना और हल्की सी आध्यात्मिक शक्ति भी। तुम्हारे दिल में अचानक खुशी की लहर दौड़ गई। इस मौसम के चावल के पत्ते ही तुम पहले ही एक ढेर सारे जीव दांत वाले चावल हासिल कर लोगे।
फिर से 3 महीने बीत गए। आध्यात्मिक चावल पक गया। तुमने सफलतापूर्वक पकाना और हल्की सी आध्यात्मिक शक्ति दोनों शब्द टुकड़े हासिल कर लिए, और ऊपर से 390 से भी ज्यादा जिन स्वर्ण आध्यात्मिक चावल। तुम्हारा आध्यात्मिक चावल भंडार पहले ही 700 जिन से ऊपर निकल गया। शाम ढलते ही तुम रात का फायदा उठाकर चुपचाप कई सौ गुच्छे जीव दांत वाले चावल और उन 3 पौधों के साथ जिनमें शब्द टुकड़े भी थे अपने छोटे आंगन में एक साथ रोप आए। सारा इंतजाम हो गया। तुमने जरा भी हिचक नहीं दिखाई। प्रविष्टियों सहित उन 3 गैनोडर्मा ल्यूसिडम पौधों के लिए उसने पकने को तेज कर दिया। तुम्हारी घबराई हुई नजर के सामने तीनों बीज दांतों की जौ फटाफट बढ़ने लगी। आधे दिन बाद इसकी रफ्तार धीमी पड़ जाएगी और यह पहले ही बालियां निकाल चुकी है। रफ्तार के हिसाब से कल सुबह तक ही कटाई हो जाएगी। दूसरे दिन सुबह सुबह तुम आकर आंगन में तीनों बीज दांतों की जौ वाकई पूरी तरह पक चुकी थी। तुमने सावधानी से एक दाना तोड़ लिया। वो दाना जौ के दाने जैसा था, पूरी तरह दूधिया सफेद, लेकिन अंदर से हल्की गुलाबी आभा झलक रही थी और उससे हल्की सी खुशबू फैल रही थी। जल्दी से इन्हें काट लो। पल भर में 3 हरी शब्द फलक पत्तियां तुम्हारी दृष्टि सागर में चुपचाप उभर आई। अब असली खेल शुरू होता है। तुमने उत्तेजना दबाकर ध्यान उन कुछ 100 साधारण बीज दांतों पर लगाया और अभी अभी मिले पकने और गुण उन्नति वाले शब्द फलक छोड़ दिए। 2 घंटे बाद इन बीज दांतों के पागलों की तरह बढ़ने की प्रक्रिया में तुम्हारी किस्मत फिर से धमाके के साथ चमक उठी। उनमें से 2 बिल्कुल नए शब्द फलक निकल आए। हल्की सी जीवन ऊर्जा। तुम उस समय दंग रह गए। ये शब्द फलक तो जैसे तुम्हारे लिए ही बनाए गए थे। 7 दिन बाद आंगन के उस हिस्से की सारी बीज दांतों की जौ भी पूरी तरह पक चुकी थी। तुम फिर भी दिल की खुशी छिपा नहीं पाए। ये तो बढ़िया किस्म की बीज दांतों की जौ है। आखिरकार इंतजार खत्म हुआ। तुम उन 2 चमचमाती हल्की सी जीवन ऊर्जा वाले शब्द फलक को देखते रहे और अपनी देह साधना की राह समझ गए। अब आखिरकार इसे औपचारिक रूप से शुरू किया जा सकता था। तुम पूरे जोश में थे। 3 13 13 5 घटा 2 और उन सैकड़ों जौ को एकदम चाक चौबंद समेट लिया। यह एक चाल सीधे तुम्हें पूरे 6 जिन बढ़िया बीज दांत दिला गई। ऊपर से कुछ खून लाल सी लकीरें भी दिख रही थीं और सबसे अहम बात यह थी कि इसमें समाई हुई ऊर्जा और जीवन शक्ति का असर साधारण माल से 3 गुना था। इसलिए अगले आधे महीने में तुम एक कद्दू रखो या लौकी, कुछ बीज छोड़ दो, फिर शही में बची हुई 4 पकाने वाली शब्द फलक सबकी सब अंदर झोंक दो। आखिरकार तुम्हें कुल 30 जिन बढ़िया बीज दांत मिल गए और साथ में 4 हल्की सी जीवन ऊर्जा वाले शब्द फलक भी। तुम दिल ही दिल में जानते थे ये तरीका थोड़ा कंगाली वाला था। पकाने वाले शब्द फलक भी खप गए, लेकिन अब पीछे हटने का वक्त नहीं था। अभी यही असली जरूरत थी। ये जान हथेली पर रखकर ताकत बढ़ाने वाला काम था। तुम जानते थे ये 30 जिन जौ अगर बाहर बेच दी जाएं तो पता नहीं कितने लोग इसके लिए टूट पड़े, लेकिन तुम भंडार जमा करने की असलियत और नियम ज्यादा समझते थे। अभी तुम बस एक बिसात के मोहरे जैसे हो। बहुत ऊंचा रुतबा दिखाओगे तो सीधा ठिकाने लग जाओगे। उस शाम को तुमने एक कड़ाही बढ़िया बीज दांतों की जौ उबाली। उसकी खुशबू इतनी मस्त की आदमी की रूह तक खींच ले। तुम कड़ाही थामे सीधे पलंग पर बैठ गए और 2 टूक रक्त संस्कार शुरू। बहुत जल्दी एक कड़ाही जौ भात ने अपना असर दिखा दिया। अगले ही पल एक गर्म गर्म ऊर्जा की लहर तुम्हारे शरीर के भीतर गड़गड़ाते हुए फूट पड़ी। तुमने फौरन पालथी मारकर ठीक से बैठना पकड़ा और बायोजहौली कांच साधना सूत्र के अनुसार चलाया। ये साधना मार्ग बहुत नरम है, दूसरों की तरह जान पर बनाए ऐसी नौबत नहीं, बस तुम्हें भीतर से गर्मागर्म रेशमी सा महसूस कराता है। धीरे धीरे गर्मी चढ़ने लगी और सूजन होने लगी। एक धूप बत्ती जितना समय बीतने पर तुम्हारी त्वचा उबले झींगे जैसी लाल हो चुकी थी। पूरे शरीर से हल्की लाल धुंध तक निकलने लगी। ये जगाने का संकेत था। तुम दांत भींचो, मन को समुद्र की तरह शांत करो, एक बेहद कमजोर प्राण शक्ति की पंक्ति खर्च कर डालो। प्राण और रक्त की एक और भारी लहर सैलाब की तरह उमड़ आए। पूरे 2 घंटे बाद रक्त पात्र पर एक दरार दिखाई दी। उसके तुरंत बाद दरारें और बढ़ती गईं। पूरा रक्त पात्र टूटकर बिखरने लगा। तुमने पात्र फोड़कर बाहर कदम रखा। तुम्हारे भीतर एक बिल्कुल नई शक्ति जन्म लेने लगी, प्राण और रक्त की शक्ति। इसी पल तुम सचमुच बैबाओ ल्यूली की पहली परत में प्रवेश कर गए। तुम्हें लगा कि तुम्हारी पूरी देह की मांसपेशियां, हड्डियां, नसें और त्वचा पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो गई हैं। जो काली पड़ चुकी त्वचा थी अब वह भी साफ सुथरी और चमकदार हो गई और एक परत ऐसी अदृश्य मजबूत झिल्ली भी जुड़ गई। साधारण तलवारें और चाकू भी तुम्हें शायद नुकसान न पहुंचा सकें। तुम जोश में आकर आंगन की तरफ दौड़ पड़े। पेड़ के नीचे रखे पत्थर के चक्के पर तुमने एक मुक्का जड़ दिया। धड़ाम, पत्थर के टुकड़े चारों तरफ बिखर गए। तुम्हारे एक ही मुक्के से पूरा पत्थर का चक्का सीधे अनगिनत चूर चूर टुकड़ों में टूट गया। बहुत दमदार। तुम अपने मुक्के को देखकर खुशी से पागल से हो गए। ये ताकत साधारण देह साधने की पहली परत से तो साफ साफ कहीं ज्यादा तेज थी। कोई आश्चर्य नहीं कि वह नर्म दिल साथी भी इसे सीखने पर आमादा था। तुम्हें तो मानो एक ऐसा शॉर्टकट मिल गया था जो रफ्तार से भी आगे निकल जाए। ऐसे ही खेती और साधना के बीच दिन पंख लगाकर उड़ते रहे। बस शायरी के सागर में नए देसी मुहावरे आते रहें तो तुम एक पल भी नहीं झिझकोगे। जब संसाधनों की लगातार बरसात और ढेर मिल जाए, तुम्हारी देह साधने की प्रगति तो बस एक दिन में 1000 ली जैसी हो जाती। आधे साल बाद ढेर सारे बढ़िया जानवर, दांत वाले चावल और कमजोर प्राण रक्त की पंक्तियों के सहारे तुमने बैबाओ ल्यूली को जबरन तीसरी परत तक ठेल दिया। अगर यह बात उस नर्म दिल साथी को पता चल जाती तो वो शायद वहीं का वहीं खून उगल देता। तब जाकर तुम्हें आखिर समझ में आया कि जानवर, दांत वाले चावल और धनुष विद्या की संगति बहुत ज्यादा है। लेकिन धनुष विद्या में तो कहा ही गया है,
पहले 5 स्तर सिर्फ नींव डालने के लिए होते हैं, असली गुणात्मक छलांग तो 5वें स्तर पर पहुंचकर होती है। जब तुम ल्यूली बाओ की पहली परत साध लेते हो तब ये साधारण देह साधना से तुलना करने लायक नहीं रहती, और फिर तुम्हारी प्रचंड प्राण और रक्त शक्ति आगे चलकर तुम्हें जोरदार टक्कर देगी। सहायक प्राण भी बड़े काम आएगा। साधना की दुनिया में सहायक शक्ति चाहिए ही। 60 साल की उम्र तक प्राण साधना की पूर्णता पाने के अलावा तुम्हें 3 बड़ी बाधाएं भी पार करनी होती हैं, प्राण और रक्त की बाधा, शक्ति की बाधा, दिव्य चेतना की बाधा। अभी तुम जिस रास्ते पर चल रहे हो वही पहले वाले पड़ाव को एकदम बढ़िया से हल कर देता है। इस आधे साल में एक और बात भी हुई जो तुम्हारी उम्मीद से बाहर थी। सू डांशी, वो घमंडी औषधि साधक, उसने खुद चलकर तुम्हारे घर 2 बार दस्तक दी। आधा साल न मिले थे, वो पहले ही प्राण साधना के 6ठे स्तर पर पहुंच चुकी थी। तुम्हें जलन हो तो भी कोई फायदा नहीं। औषधि साधक का स्तर बढ़ना सच में बहुत तेज है। हर बार जब वह आती तो तुमसे रोज खाई जाने वाली काप मछली खरीदने ही आती थी। आते जाते तुम दोनों भी घुल मिल गए। तुमने 100 जिन आध्यात्मिक चावल देकर उससे 2 दाने बदले, जो शक्ति बढ़ाने वाली विशाल आत्मा की गोलियां थीं। उसने खुशी खुशी मान लिया। इसी दिन सू डांशी फिर आ गई। तुमने खास तौर पर चाइव्स तैयार की हैं और ऐश करके कुछ दानव जानवरों का मांस भी खरीदा। इन कुछ मौकों पर तो सचमुच जान पर खेल गए। तुमने कोई और धंधा किया और जेब फिर से भर ली। 200 से भी ज्यादा छोटी बचत। कुछ बार उठना बैठना होने के बाद तुमने पाया कि सू डांशी भले ही भीतर से ठंडी है लेकिन इंसान काफी अच्छे हैं, निभाने में आसान। 3 जाम चढ़ने के बाद सू डांशी ने प्याला रख दिया और सीधे मकसद बता दिया। वे एक तरह की दवा तैयार करने वाले थे जिसके लिए ढेर सारी यिंग फूल चाहिए थे और आपसे उसे उगाने में मदद मांगना चाहते थे। तुम्हारे दिमाग में तुरंत उभर आया अंडे जैसी घास नुमा लिंगजी का एक रूप, एक खंड लिंगजी जिसका पकने का चक्र 1 साल था। तुम्हें याद है, ये चीज एक उत्तम दर्जे की दवा बनाने में लगती है। स्नान जल दवा की सहायक सामग्री। स्नान जल दवा, वो तो उपकरण साधना के आखिरी पड़ाव पर बाधा तोड़ने वाला खजाना है। कीमत तो है मगर बाजार में मिलता नहीं। तुरंत ही तुम्हें सारी बात समझ आ गई। वो अब उच्च दर्जे के दानश्री बनने की कोशिश कर रहा है, लेकिन तुम्हारे मन में झट से एक नया सवाल उठ गया। वो लिंगयू द्वार के लिंगजी साधक को क्यों नहीं ढूंढता, उल्टा मेरे जैसे अकेले साधक को क्यों ढूंढ रहा है? सू दानश्री ने समझाया कि वो आजाद भटकती जिंदगी का आदी है और संप्रदाय की बंदिशें पसंद नहीं। अगर वो उन्हें ढूंढे तो मामला जरूर उलझ जाएगा। तुमने सिर हिलाया मगर जानबूझकर परेशानी वाला भाव दिखा दिया और कहा कि तुमने कभी एक खंड लिंगजी नहीं उगाया। शायद ये थोड़ा मुश्किल है। सू दानश्री ने मुस्कुराते मुस्कुराते तुम्हें देखा। जानवरों के अंकुर तक तुम उगा लेते हो, इतना सा यिंगमिंग फूल तो ये तो कोई बात ही नहीं। बीज मैं दूंगा। कामयाबी के बाद हर पौधे के लिए मैं 5 इकाइयों में खरीदूंगा। तुम्हारा दिल जोर से धड़क उठा। 5 इकाइयां प्रति पौधा, ये तो मोटी रकम है। कुछ पल सोचने के बाद तुमने कहा, मेरी भी एक छोटी सी अर्जी है। यिंगमिंग फूल उगाया जा सकता है, पकने पर आपको बस 10वां हिस्सा चाहिए, बाकी सब उसके। हालांकि मैं सू दानश्री से दवा बनाने की 2-4 तरकीबें सीखना चाहता हूँ। ऐसा सुनहरा मौका सामने पड़ा है, इसे न पकड़ा तो सीधा बेवकूफ। सू दानश्री एक पल को ठिठक गईं और फिर तुरंत ही असर खत्म हो गया और बोली कि तुम तो पहले से यही उनका इंतजार कर रहे थे। लेकिन दवा बनाना पैसे फूंकने वाला काम है, ऊपर से हुनर भी देखना पड़ता है। हर कोई यह नहीं सीख सकता। ये सुनते ही तुम्हारे दिल में लड्डू फूट पड़े। समझ गए कि अब बात बन सकती है। इस बार यिंगमिंग फूल है, अगली बार पता नहीं कुछ और हो। बस जुड़ाव बन जाए तो उससे थोड़ा थोड़ा काम निकलवाया जा सकता है। सू दानश्री ने सोचा और कहा कि वे यहाँ अभी 3 साल और रुकने की सोच रही हैं। ऐसा करो, तुम मेरे लिए 3 साल औषधीय जड़ी बूटियां उगाओ। मैं कुछ दवा निर्माण का अनुभव तुम्हारे साथ बांट लूंगा। पक्का सौदा। तुम्हारी यह चाल भी खूब चली। सू दानश्री ने तुरंत एक जेड फलक निकाला और तुम्हें थमा दिया। ये दवा निर्माण की आधारभूत किताब, पहले इसे ले जाकर देखो। इसके अंदर मेरी शुरुआती सीख की कुछ बातें लिखी हैं। तुमने जेड फलक ले लिया और चेतना से एक झलक डाली। तुरंत ही बहुत खुश हो गए। कौन सी बुनियादी पढ़ाई, ये साफ साफ सू डानशी की अपनी लिखावट है। सिस्टम ने पूरी डिटेल दे दी। उसने नोट्स भी चिन्हित कर दिए। काफी फायदा हुआ। सिर्फ इस किताब के दम पर उसे 3 साल तक मुफ्त में खेती करने दें, तब भी जमकर फायदा होगा। इसी वक्त बाहर दरवाजा खटखटाने की आवाज आए। तुम उठकर दरवाजा खोलने गए। दरवाजे पर खड़ा निकला तो लॉन्ग दाओयू। तुमने बड़ी गर्मजोशी से स्वागत किया। जल्दी से अंदर आइए, साथ में कुछ खा लेते हैं। लॉन्ग दाओयू ने पहले मना करने की सोची, लेकिन कमरे में बैठी सू डानशी को देखते ही उसका दिल एकदम धक से रह गया। उसने मेज पर रखा खाना देखा। लिंग चावल, लिंग शराब, राक्षसी जानवर का मांस। इस एक दावत का खर्च 5 लिंग भोजन से कम नहीं बैठता। साफ साफ तुम्हारे और सू डानशी के रिश्ते ने उसमें नई उम्मीद जगा दी। उसने जल्दी में 80 जिन लिंग चावल खरीद लिए और 20 लिंग भोजन चुका दिए। 2-4 औपचारिक बातें करके फिर विदा ले ली। उसे विदा किया। तुम खाने की मेज पर लौटे। सू डानशी ने मजाक किया, तुमने हाल में चावल बेचने में तो कमाल ही कर दिया। तुमने विनम्रता से कहा, बस किसी तरह गुजारा चल रहा है, उससे तो मुकाबला ही नहीं। अच्छी दावत और शराब के बाद सू डानशी ने फूलों के बीजों का एक पैकेट छोड़ दिया और बताया कि वो लिंग खेत के पास फिर से एक टुकड़ा जमीन किराए पर लेगा।
ताकि तुम वहां बो सको। कुछ दिनों बाद तुम तख्ती लेकर कुदाल कंधे पर रखकर लिंग खेत पहुंच गए। कुछ दिन लिंग ग्रंथों की जी तोड़ रट लगाने के बाद तुमने पाया कि यिंग फूल में सबसे मुश्किल परागण है। फूल खिलते वक्त हवा साधने वाली जादुई कला चाहिए, और वह भी 7 दिन के फूल काल के भीतर। खास विधि से 7 बार से ज्यादा परागण करना होगा। ये तो तुम्हें फंसा ही गया। क्या मैं खुद जाकर फूलों का परागण करूं? तुम सिर पकड़कर खुद से बुदबुदाए। पहले बो लेते हैं फिर देखा जाएगा। शरीर साधना की तीसरी परत के बाद से तुम्हारी ताकत बहुत बढ़ गई। जमीन पलटना तो जैसे खेल खेल में हो गया। थोड़ी ही देर में 3 मुंह जमीन तैयार कर ली। तुमने अंतिम लिंग मंत्र चलाया। गीली मिट्टी को देखते हुए मन ही मन हिसाब लगाया, अगर सच में न चला तो मुझे अपनी पकाने वाली चाल ही लगानी पड़ेगी। साधना पूरी हुई। तुम बहुत खुश हो गए। जुश्वांगे में कुछ चावल बेचने जाने की तैयारी की, और साथ में हवा साधने वाली जादुई कला के बारे में भी पूछ लेना। दुकान प्रमुख लियाओ ने तुम्हें देखते ही वही गर्मजोशी दिखाए। तुमने भी ज्यादा बात नहीं की, सीधे 3 बड़े बोरे चावल निकाल दिए। पूरा 380 जिन, और बदले में 120 लिंग पत्थर मिले। तुमने यूं ही लिंग चावल की कीमत और बिक्री का हाल पूछ लिया। दुकान प्रमुख लियाओ ने आवाज नीची करके कहा कि लिंग चावल अभी भी वही पुरानी हालत में है, लेकिन फूलू, हथियार और दवाइयों के दाम अभी और चढ़ेंगे। लिंग भाषा संप्रदाय मोर्चे पर नई जमीन जोत रहा है। नुकसान और मौतें बहुत भारी हैं, और फिर से स्वतंत्र साधकों की भर्ती कर रहा है। तुम्हारा दिल धंस गया। फिर पूछा कि क्या युशी फेंगशुन की कोई विधि बिकती है? दीर्घायु संरक्षण मंत्र, कीट भगाने की कला, आत्मिक सार को काबू करने की विधि, इनमें से कोई भी एक। 300 लिंग पत्थर। दुकान प्रमुख लियाओ ने जोश से सिफारिश की। तुमने होंठ टेढ़े किए और सीधे कह दिया, रहने दो, वो तुम्हारे अभी अभी हाथ लगे सारे आध्यात्मिक पत्थर खाली करने की सोच रहा है। अब तुम्हारी झोली में बचे भी बस 300 से कुछ ज्यादा ही हैं। तो तुमने पलटकर मध्यम स्तर के आक्रमण लेंस चर्चा में छेड़ दी। मध्यम स्तर का वज्र तलवार ताबीज 100 खाना 1। तुमने दांत भींच लिए या फिर एक और खरीद लिया। ये तो जान बचाने वाली चीज है। शाम ढलते ही तुम शेड वाले इलाके में लौट आए। रात के खाने में रिवाज के मुताबिक बढ़िया जानवर दांत वाले चावल की एक खेप थी। खाते ही तुम साधना में लग गए। तुम्हें लगा कि जितना आगे बाव बाव लियुली जिंग जाएगा, उतने ही ज्यादा संसाधनों की जरूरत पड़ेगी। ये तो बिल्कुल बिना तले की खाई है। बस काम निपटते ही दरवाजे के बाहर अचानक एक तेज तर्रार दस्तक गूंज उठी। तुम दरार से झांक कर देखो, वो कै लाओ जियू था। उस वक्त उसके माथे पर पसीना ही पसीना था, जैसे आसमान सिर पर टूट पड़ा हो। तुम दरवाजा खोलो और उससे पूछो कि हुआ क्या। कै लाओ जियू अटक अटक कर उसकी आवाज तक कांप रही थी। बड़ी घटना हो गई थी। लांग दाओयो साथी मारा गया। तुम्हारे दिमाग में जैसे एक झन्नाटेदार आवाज हुई, सब कुछ खाली, कैसे मुमकिन है? लांग दाओयो तो रिफाइनिंग की आखिरी मंजिल पर था। तुम्हें जरा भी यकीन नहीं हुआ। कै लाओ जियू ने कहा, उसे जिये शियू ने मार डाला। लाश पास वाली नदी की धार में पड़ी थी। अभी अभी उसका पता चला, इसलिए तुम्हें जल्दी जाकर देख लेने को कहा। तुम्हारे दिल में घबराहट दौड़ गई और तुम आग की तरह भागते हुए उसके साथ निकल पड़े। घटना वाली जगह से तुम्हारे घर की दूरी महज कुछ 100 जान ही निकली। नदी किनारे पहले ही लोगों की बड़ी भीड़ जमा हो चुकी थी। हर चेहरा दहशत से सफेद पड़ा था। तुम भीड़ में घुस गए और एक ही नजर में नदी में पड़ी लाश देख ली। सचमुच लांग दाओयो ही था। उसका पूरा शरीर सोने की रोशनी में लिपटा हुआ था, और वो बिना पंखों के ही उड़ गया था। उस पर कई जगह जादुई हथियारों के जख्म थे। वो पहले ही दुनिया छोड़ चुका था। सुना है कि उसे कल रात ही मार दिया गया था, और लाश पुल की सुरंग में फंसी रह गई थी। अब जाकर बाहर आए। आसपास तरह तरह की बातें शुरू हो गईं। सब अंदाजा लगा रहे थे कि बिना आवाज बिना सांस वाले मौत के सौदागर ने लांग दाओयो के जिये शियू को आखिर किस तरह की साधना वाली ताकत से मारा। आखिर हुआ क्या था? बहुत जल्दी लिंग युमेन की गश्ती टोली वहां पहुंच गई और भीड़ को तितर बितर कर दिया। लेकिन मुखिया ने लाश देखकर चेहरा भी गंभीर कर लिया। तुम भारी मन से घर लौट आए। पीछे से ठंडी हवा की एक एक लहर लग रही थी। खतरा कि यह तुमसे इतनी करीब। शेड वाला इलाका अब सुरक्षित नहीं रहा। तुम्हें फौरन एहसास हुआ कि किसी तरह आंगन के भीतर शिफ्ट होने का बंदोबस्त करना ही होगा। अब और टाल नहीं सकते थे। लांग दाओयो की मौत, यहाँ के छोटे मोटे लोग शायद अभी अभी बौखलाकर हरकत में आ जाएं। खूनी भी तो लाश तक संभालने में आलस कर रहे थे। यूं ही खुली लाश डिब्बे में। ये तो साफ साफ धमकी थी। तुमने वो मध्यम स्तर का वज्र तलवार ताबीज मुट्ठी में कसकर बांध लिया। तभी कहीं जाकर तुम्हें थोड़ा सा सुरक्षित महसूस हुआ। नहीं, हमें हर हाल में जल्दी अपनी ताकत बढ़ानी होगी। तुम जानते हो कि संसाधन भी अब बस होने को आए हैं। ये बात तुम्हें साफ समझ में थी। बाओ बाओ लियुली जिंग के 3 स्तर पर पहुंचते ही बढ़िया जानवर दांत वाले चावल का असर पहले ही कमजोर पड़ना शुरू हो गया था। तुम्हें और ऊंची क्वालिटी की लिंग पंख चाहिए, लेकिन इस टर्म की क्वालिटी बढ़ाई जा सकती है। पिछले आधे साल से इसका नाम तक नहीं आया। तुमने तो सीधे इतना सोचा तक नहीं। आंखों में एकदम बेहतरीन चीज चमक गई। दांव लगा दिया। तुमने तय कर लिया, आखिरी पकाने वाला टम निकालकर उस 3 म्यू के चेरी फूल वाले खेत में इस्तेमाल करो। फिर तुम इसी पर दांव लगाओ। इससे तुम्हें एक क्वालिटी अप टम मिल सकता है। लांग दाओयो की मौत बिल्कुल एक साय की तरह तुम्हारे दिल पर दब रही है, और पूरे झोपड़पट्टी वाले इलाके पर भी कई दिनों से गली मोहल्ले में सन्नाटा पसरा है। हर घर का दरवाजा बंद पड़ा है। शाम ढलते ही और कोई बाहर निकलने की हिम्मत नहीं करता। अगर लिंग पंखों की गश्त और सख्त हो जाए तो तुम भी बस साथ चलने की हिम्मत करोगे। लेकिन बात यह है, इन कुछ दिनों में लिंग खेतों में उल्टा सबसे सुरक्षित जगह बन गया है, क्योंकि प्राचीन प्रेरी खुद टीम लेकर गश्त करते हैं। उसकी विशाल फ्लाइंग बोट हर 3 दिन में लिंग खेतों के ऊपर आधी रात तक मंडराती रहती है। इससे तुम्हें काफी सुकून रहता है। लगता है लिंग पंख भी किसी भी तरह का घाटा चुकाने का मन नहीं रखते।
तुम्हारे उस 3 म्यू के चेरी फूल वाले खेत में तुमने तो बहुत पहले ही आखिरी पकाने वाला टम इस्तेमाल कर दिया होता। 2 दिन बाद जब तुम हरे भरे नन्हे अंकुरों को देखते हो जो मिट्टी फाड़कर निकलते हैं तो दिल गले तक आ जाता है। फिर तुमने 3 सोने सी चमकती हुई टमें देखी, बस जरा सा और सामने ही पुकार उठते, वायु नियंत्रण पूर्ण, पकाने की टम 5 बार, रक्त नाड़ी भर जाने की 1 बार। तुम उन कुछ पंक्तियों को घूरते हो, आंखें मलते हो, पक्का कर लेते हो कि नजर की कोई गलती नहीं। खुशी की हद हो गई, इसे ही तो किस्मत कहते हैं। तुम फिर भी खुद को रोक न पाए। खाली पड़े लिंग खेत में जोर से हंस पड़े। वायु नियंत्रण पूर्ण लिंग ड्रमरों को बुला सकता है ताकि वे लिंग पौधों को परागित कर सकें, और रक्त नाड़ी भर जाने से लिंग पौधे पिछली पीढ़ी के रूप में विकसित हो सकते हैं। क्वालिटी अप में तो कुछ खास नहीं निकला, लेकिन एक और भी धमाकेदार चीज निकल आई। तुम फौरन उस किताब को निकालो, लिंग पौधों के अद्भुत ग्रंथ, और जल्दी से उस हिस्से पर पलटो जहां लिखा है। किताब में साफ साफ लिखा है, शौशिया के पूर्वज एक प्रथम श्रेणी का लिंग पौधा है, रक्त पीला चावल, बस जरा सी कमी और वो दूसरे चरण की जबरदस्त चीज में कदम रख सकता है। इसे खाने के बाद साधकों की कीमत ताकत काफी बढ़ सकती है। कीमत ताकत को साधकों को सावधानी से इस्तेमाल करना चाहिए। ये चीज सिर्फ देह साधकों की ख्वाबों वाली मोहब्बत ही नहीं बल्कि रक्तपथ साधना का पवित्र खजाना भी है। कहा जाता है कि यह काफी पहले से ही साधना जगत में लुप्त हो चुका है, और इसके बढ़ने की शर्तें दानव जानवरों के रक्त से सिंचन चाहिए और आध्यात्मिक ऊर्जा भी भरपूर होनी चाहिए। पकने के लिए 10 साल तुम बस रक्त नाड़ी को घूरते रहो। पितृपुरुष की वो पुरानी सदी बात, दिल में बस एक ही ख्याल था, सुदान शिक्षक, आप तो सच में मेरी चलती फिरती बोधिसत्व हैं। लेकिन अब तुम्हारे पास पकने की सदी चाल नहीं रही, बस इंतजार ही कर सकते हो अगली फसल की आध्यात्मिक धान। पल भर में 3 महीने बीत गए। तुम टकटकी लगाए सितारों को देखते रहे, चांद को देखते रहे। आखिरकार तुम्हारे आध्यात्मिक धान के खेत में एक और पकाने की सदी चाल निकल आए। सब कुछ तैयार, बस राक्षस का असली रक्त बाकी था। अब कहां से लाएं? तुम झोंपड़ी में आते जाते पकड़ पकड़ का खेल खेल रहे हो। खुद जाकर राक्षसों का शिकार करो, नामुमकिन, बिल्कुल नामुमकिन। ये जोखिम जरा भी नहीं लिया जा सकता। पैसे खर्च करना ही सबसे स्थिर है। 2 दिन बाद तुम किंग्यांग फांग के मांस स्टॉल से दांत भींच कर 150 आध्यात्मिक पत्थर खर्च कर आए। 10 जिन एक जिन राक्षसी रक्त खरीद लिया। इतना तो चल ही जाएगा, है ना? तुम आंगन लौटो। पहले आध्यात्मिक धान के खेत में नई मिली पकाने की सदी चाल, उन 3 बेलों को पकाने की चाल, यिंगमिंग फूलों को पका दे। पल भर में तुम्हारी लाश में 3 पत्तियां और बढ़ गईं, 2 हरी 1 नीली, जो आध्यात्मिक जड़ी को फिर से पूर्वजत्व दिला सके। नीली सदी चाल भी कम नहीं। तुम मन ही मन तारीफ किए बिना न रह सके। सब कुछ पक्के तौर पर करने के लिए तुम फिर से जुलोंग पवेलियन दौड़े। लियाओ काउंटर पर 100 से ज्यादा आध्यात्मिक पत्थर चट कर गए। एक छोटा सा गुप्त गठन खरीद लिया। इस बार तुम्हें सिर्फ आध्यात्मिक पत्थर नहीं, सदी चालें भी निगलनी थीं। यहाँ तक कि बक्से के नीचे वाली उच्च स्तरीय आध्यात्मिक पंखों की गुप्त कला भी काम में लानी थी। सारी तैयारी हो चुकी। तुमने पहले उस खेप को पकाया, उत्तम राक्षसी दांत वाले धान को। जैसे ही पौधे बस अंकुर फोड़े, तुमने तुरंत उन पर रक्त रेखा वाली पकाने की सदी चाल चला दी। रोस्ट करने का समय, आंखों के सामने आध्यात्मिक जड़ी का दृश्य पूरी तरह बदल गया। सैकड़ों राक्षसी और विचित्र लाल रंग के पौधे पागलों की तरह बढ़ने लगे और पुरानी धान की पौधों की जगह ले ली। एक चमकदार सोने सा चुंबकीय पट्टा इसके साथ ही उभर आया, रक्त ऊर्जा से लबालब। राक्षसी दांत वाले धान की सारी पत्तियां झड़ गईं, उनकी जगह बांस की गांठ जैसी बनावट आ गई। ऊपर छूते ही एक एक कर खून जैसे लाल आध्यात्मिक पंख निकल आए। तुमने एक ही सांस में उन पर सदी चालें दाग दी। वाकई पहले दर्जे की आध्यात्मिक जड़ी है। जिद करके तुमने लगातार 3 सदी चालें चलाई, तब जाकर इस खेप के रक्त पीले धान को 10 साल की उम्र तक पका दिया। फिर उच्च स्तरीय आध्यात्मिक पंखों की गुप्त कला भी लगा दी और राक्षसी रक्त के साथ मिलाकर उसे सौंपने की तैयारी की। जादू एकदम खुल गया। तुम्हारे शरीर की जादुई शक्ति पल में आधे से ज्यादा खिंच गई। सच ही है, ये कि प्रशिक्षण की शुरुआती अवस्था वालों का खेल नहीं। तुमने दांत भींच लिए, फिर कमजोर जादुई शक्ति की 2 चुंबकीय पट्टियां लगाकर बल जमा किया। सिर के ऊपर की गुप्त गठन के भीतर काले बादलों का एक गुबार घूमते हुए अचानक प्रकट हुआ। बिजली चमकी, गरज गूंजी। किस्मत से गठन ने उसे ढक लिया, वरना हंगामा बहुत बड़ा हो जाता। तुमने राहत की सांस ली। निश्चिंत होकर बिंदास ताकत लगाओ। पीली चावल के दाने के छूते ही शुद्ध रक्त के पंखों से जुड़ गए, जैसे कोई जीवित चीज अजीब तरह से रेंगने लगी हो। पागलों की तरह सोखने लगा। चावल के दानों के बाहर की रक्त सी काली बादल और घनी होती गई। उच्च स्तरीय शुद्ध पंखों के जबरदस्त असर में चारों तरफ की आध्यात्मिक ऊर्जा पल भर में खींच गई और पोषण में बदल गई। पीले चावल के दानों की शाखाओं पर फिर एक और नई आध्यात्मिक कोमपल से संपर्क हो गया। तुमने भी यह मौका जाया नहीं किया। उच्च स्तरीय शुद्ध पंखों की साधना की समझ को गहराई से याद रखो। आधे महीने बाद तुम लगभग फुर्सत ही नहीं निकाल पाए। आखिरकार पीले चावल के दाने पूरी तरह पक गए और तुम्हारी चुंबकीय पट्टी अब बस रक्षा पवन शुद्धि का थोड़ा सा ही इस्तेमाल बाकी था। कमजोर प्राण और रक्त की 2 धाराएं, भरपूर प्राण और रक्त की 1 धार। तुमने सावधानी से बची हुई सारी चावल की खिचड़ी एक ही घूंट में चट कर ली। फिर आंगन के सारे निशान साफ सुथरे कर दिए। ये चाल बिल्कुल किसी दूसरे को पता नहीं चलनी चाहिए।
जिस कटोरे भर चावल को तुमने उम्मीद से उठाया था, तुमने एक कौर काटा और मुंह में डाल लिया। धड़ाम। प्रचंड भारी भरकम प्राण और रक्त की ताकत जैसे ज्वालामुखी फट पड़ा हो, सीधे तुम्हारी दिव्य संवेदना पर टूट पड़ी। भले ही पहले से तैयार रहे हो, तुम लगभग इस ताकत से चकरा ही गए थे। तुम तुरंत बहुमूल्य कांच की आत्मशक्ति चलाओ, पागलों की तरह प्राण और रक्त को इधर उधर बहाओ, अस्थियों को तराशो, रक्त बदलो। उस पल में तुम्हारे पूरे शरीर से गाढ़ी गाढ़ी रक्त गंदगी उठने लगी, त्वचा के नीचे जैसे कीड़े रेंग रहे हों और तेज खुजली असहनीय हो गई। तुम्हें लगा जैसे तुम्हारा खून ही जल उठा हो। प्राण और रक्त बार बार दबकर और तराश कर सघन होते गए, धीरे धीरे गाढ़े होने लगे। तुम बचे हुए चावल की खिचड़ी एक सांस में खत्म कर दो। तुरंत तुम्हारे पूरे शरीर का प्राण और रक्त शिखर पर पहुंच गया। तुमने जोर से आंखें खोली, त्वचा पर बदली गई रक्त रचना की पपड़ियां परत दर परत झड़ने लगी। बहुमूल्य कांच की आत्मशक्ति का चौथा स्तर टूट गया। तुम्हारी उत्तेजना कम न हुई। आखिरकार चौथा स्तर, ये तो देह शोधन के मध्य चरण के बराबर है। सिर्फ एक छोटे से साल में तुमने काया बदलकर हड्डियां तक बदल डाली। ये सोचकर खुद भी हैरान रह गए। चौथा स्तर अभी भी काफी नहीं, मुट्ठी कस लो, जल्दी से 5वें स्तर पर पहुंचना है। आने वाले दिनों में तुम तो पूरी तरह घर में बैठे रहने वाले बन गए हो। बस खेतों में जाकर थोड़ा बहुत निपटना है, बाकी सारा वक्त बहुमूल्य कांच की आत्मशक्ति की जमकर साधना में लगाओ। पीले चावल के दानों की मदद से तुम्हारी प्रगति रोज 1000 मील की रफ्तार से बढ़ेगी। वक्त पंख लगाकर उड़ गया। फिर आधा साल बीत गया। कमरे के भीतर तुमने दोनों आंखें कसकर बंद रखी। शरीर के भीतर प्राण और रक्त ऐसे गाढ़े हो चुके थे जैसे पारा हो, और एक अभूतपूर्व ऊंचाई पर पहुंच गए थे। बस आखिरी एक कदम और तो तुम 5वें स्तर को तोड़ देते। तुमने अब और हिचक नहीं की, सीधे वो सुनहरी भरपूर प्राण रक्त वाली शब्द धारा निकाल दी। क्षण भर में तुम्हारे सामने अंधेरा छा गया। ऐसा लगा जैसे ऊपर से कोई समंदर सा सैलाब उलट पड़ा हो और तुम्हें लगभग घुटन सी होने लगी। इस शब्द धारा से मिलने वाली प्राण रक्त की बढ़ोतरी एक कटोरी पीले चावल से जरा भी कम नहीं थी। तुम्हारे कानों में खून के बहाव की भयानक गूंज गूंज उठी। क्षणिक रूप से अंत हो गया। तुम्हारे शरीर के भीतर मानो एक अथाह रक्त सागर बन गया हो, गाढ़ा पारे जैसा। अचानक खून के सागर की गहराई में एक भयंकर आकाश चीर देने वाली लहर उठी। पल भर में तुम्हारी चेतना को निगल गई। तुम्हारे दिमाग में जोर का धमाका हुआ। देह के भीतर की प्राण शक्ति फिर से उमड़ घुमड़ गई और पागलपन की हद तक तुम्हारी देह को मजबूत करने लगी। हड्डियां फौरन एक परत कांच सी चमक तुम्हारी त्वचा के नीचे उभर आए, किसी चिपकी हुई लंबी पोशाक की तरह, और तुम्हारी एक एक इंच की चमड़ी को ढक लिया। कांच का खजाना एक, जैसे ही खजाना एक स्थिर हुआ, मतलब तुमने बाकायदा खजाना कांच शरीर की 5वीं परत में कदम रख दिया। देह साधना पूरी हो गई, गुणात्मक छलांग लग गई। अब तुम्हारी ताकत पहले ही एक ही स्तर वालों से बहुत आगे निकल चुकी है। तुमने झट से नीली आत्मिक तलवार उठाई और अपनी ही बांह पर जोर से एक वार किया। त्वचा पर बस एक सफेद सी लकीर रह गई, जो पल में गायब हो गई। कुछ दिखा ही नहीं। साधारण हथियार अब तुम्हें जरा भी चोट नहीं पहुंचा सकता। तुम्हारा दिल खुशी से झूम उठा। पहले कभी न महसूस हुई एक सुरक्षा सीने में चढ़ आई। और भी अहम बात यह है कि यह कांच खजाना एक अब जादू कलाओं को भी रोक सकता है। 5वीं परत ही इतनी तगड़ी है। किताब में जो लिखा था वो सच निकला। पहली 5 परतें तो निपटा ली, अब जल्दी से वह नर्म रास्ता हाथ में लेना होगा और चौथी परत वाला कौशल पकड़ना होगा, ताकि आगे और भी जबरदस्त उम्मीदें भर जाएं। एक बार नहा धोकर तुमने अपने पूरे शरीर की रक्त ऊर्जा समेट ली। ऊपर से देखने पर अब भी वही थोड़ा सावला सा आम सा साधक लगता था, लेकिन पूरे इंसान का तेज और रौब एकदम बदल चुका था। आंखों में भीतर से सख्ती और धार आ गई थी। अब चलकर इस अफरा तफरी वाली दुनिया में थोड़ी बहुत बचाव की ताकत तो आ ही गई। शायद ये यहाँ आने के बाद मेरी पहली असली कमाई है। सच में कुछ भी आसान नहीं है। बंदिश के जूते में फंसे उस तंग से तंत्रिका तंत्र को आखिर कुछ ढील तो मिली, और बस आखिरी 2 महीने बचे हैं। तुम्हारे उस एक मुंह गेहूं में से अब फसल पकने ही वाली है। तब न सिर्फ आगे के कौशल बदले जा सकेंगे, बल्कि तुम एक दर्जा ऊपर जाकर पहले दर्जे के निचले स्तर के आत्मिक व्यवसायी भी बन जाओगे, और आधे कर की सुविधा भी मिलेगी। रुतबा और कमाई दोनों में जबरदस्त उछाल आएगा। हालांकि ऊपर उठने के लिए आत्मिक व्यवसाय की ज्ञान परीक्षा भी पास करनी होगी। ये तुम्हें हर हाल में हासिल करना है। आत्मिक व्यवसाय का ये पहचान टैग मिल गया तो आगे पीछे काम निपटाना बहुत आसान हो जाएगा। देह साधना अभी थोड़ी देर के लिए आगे नहीं बढ़ सकती, तो तुमने आत्मिक व्यवसाय का ज्ञान जी जान से रटना शुरू कर दिया। साथ ही अलकमी भी सीखनी शुरू कर दी। तुमने यहाँ तक कि लियाओ कमोड से एक छोटी औषधि लकड़ी भी खरीद ली और कुछ बुनियादी दवाइयां बनाकर देखी। नतीजा सारी की सारी कोयले की भट्टी बन गई। हकीकत ने बिना रहम के तमाचा जड़ दिया। लगता है कोई तुम्हें टोकने वाला नहीं। सिर्फ किताबें पढ़कर काम नहीं चलेगा। तुम उस एक भट्टी जैसे उबलते फटते हाल में बेबस होकर आह भरते हो। बस यही आस बांध सकते हो कि कपास पकने के वक्त औषधि गुरु सुदान तुम्हें 2-4 बात सिखा दें। 2 महीने बाद तुम लिंटियन के पास वाले एक बड़े पेड़ के नीचे खड़े हो और गर्दन उठाकर एक बड़े कड़ाह जैसे मिट्टी पीले छत्ते को ताक रहे हो। हजारों लाखों बर्फ से सफेद मधुमक्खियां उसके चारों ओर झुंड बांधकर उड़ रही थीं। ये यूंजे डहुआंग की खास 4 पंख वाली जुड़वा मधुमक्खियां थीं, जो थोड़ी देर को अपने सुन्न कर देने वाले जहर से प्रतिरोध भी कम कर सकती थीं। बिल्कुल, अब तुम उन्हें आंखों में रखने लायक भी नहीं समझते। तुम बस रानी मधुमक्खी को ढूंढ रहे हो और मधुमक्खियों को काबू करने की जादुई चाल चलने की तैयारी कर रहे हो। मिल गई। तुम्हारी आंखें चमक उठती हैं। हाथ में नपी तुली कसरत और दाएं नीचे वाले कोने की ओर छत्ते पर वार करते हो। पत्थर समुद्र में मधुमक्खियों को वश में करने वाली मंत्र पंक्ति पल भर में सक्रिय हो गई। छत्ते के अंदरूनी भाग में एक रानी मधुमक्खी, जो सामान्य मधुमक्खी से 5 गुना बड़ी थी, जोर जोर से फड़फड़ा रही थी।
उसकी आंखों में एक भ्रम भरी चमक थी। काम हो गया। तुम्हें साफ साफ महसूस हुआ कि तुम्हारे और रानी मधुमक्खी के बीच एक रिश्ता स्थापित हो गया है। तुरंत एक आदेश जारी किया। अगले ही पल पूरे छत्ते की मधुमक्खियां बाहर निकल आईं। एक काला झुंड बन गया था और सीधे तुम्हारे 3 एकड़ चेरी ब्लॉसम के खेतों की ओर उड़ चला। असर कमाल का था। यह वाकई काम कर गया। तुम खुशी से उछल पड़े। तुरंत मधुमक्खी के झुंड को परागण शुरू करने का आदेश दिया। बहुत जल्द 3 एकड़ चेरी ब्लॉसम के खेतों में हर जगह व्यस्त मधुमक्खियां थीं। तुमने संतुष्टि से सिर हिलाया। सूदांश पहले सिर्फ 10% सफलता दर चाहते थे और तुमने सीधे सफलता दर को 90% तक पहुंचा दिया। जब ये 7 दिनों का परागण खत्म होगा तो गुणवत्ता निश्चित रूप से बेहतरीन होगी। 300 से ज्यादा चेरी ब्लॉसम के पेड़ हैं। अगर एक पेड़ के लिए 5 स्पिरिट स्टोन भी गिने तो यह 1000 से ज्यादा स्पिरिट स्टोन का बड़ा व्यापार है। तुम सोच रहे थे अब समय आ गया है कि स्पिरिट ग्रास और स्पिरिट दवाइयों की दिशा में आगे बढ़ा जाए। 7 दिन बाद चेरी ब्लॉसम से तीव्र सुगंध निकल रही थी। अब उन्हें काटा जा सकता है। तुमने सूदांशे को एक संदेश भेजा। कुछ ही देर में वो अपनी छोटी बांस की टोकरी पीठ पर टांगे धीरे धीरे चला आ रहा था। लेकिन जब उसने खिले हुए 3 एकड़ चेरी ब्लॉसम को देखा, उसके चेहरे से साधारण भाव पल भर में गायब हो गए। उसका चेहरा देखने लायक था। ये सब तुमने उगाया है। उसने खेत की ओर इशारा करते हुए तुम्हें अविश्वसनीय नजर से देखा। तुम मुस्कुराए और बस इतना कहा कि किस्मत की बात है। पूरी तरह से किस्मत की बात। सूदांशे ने तुम्हें घूर कर देखा। कहा कि तुम भूत बना रहे हो। इतना इत्तेफाक कैसे हो सकता है? ये कहकर उसने सावधानी से एक फूल तोड़ा और उसे ध्यान से देखा। फिर सिर हिलाकर कहा कि गुणवत्ता बढ़िया है, दवा में इस्तेमाल किया जा सकता है। उसके बाद उसने तुम्हें फिर से ऊपर से नीचे तक देखा और धीरे से कहा, सच में नहीं सोचा था कि कीन मिंग दाओयू के पास ऐसी उच्च आध्यात्मिक प्रतिभा है। यहाँ एक आध्यात्मिक किसान बनना वास्तव में प्रतिभा का दुरुपयोग है। तुमने कड़वी मुस्कान के साथ हाथ हिलाया। कहा कि यह बस अच्छी किस्मत थी। इतने सारे चेरी ब्लॉसम के पेड़। मैं तुम्हें एक बड़ा एहसानमंद हूँ। सूदांशे ने सोचा और अंततः कहा, मैं ऐसा व्यक्ति हूँ जो किसी का एहसानमंद रहना पसंद नहीं करता। तो ऐसा करते हैं, भविष्य में जब मैं दवा बनाऊंगा तो तुम्हें बगल में देखने की अनुमति दूंगा। मैं तुम्हें हाथ पकड़कर सिखाऊंगा नहीं, तुम कितना सीख पाते हो ये पूरी तरह तुम पर निर्भर करता है। क्या कहते हो? ये सुनकर तुम्हारा मन खुशी से झूम उठा। पूरा साल मेहनत की थी। क्या इसी बात का इंतजार नहीं कर रहे थे? तुम्हें अभी भी याद है उन 2 जूलिंग दान का स्वाद? सपने में भी उन्हें खुद बनाना चाहता था। तो मैं मना नहीं करूंगा। तुमने तुरंत हाथ जोड़कर धन्यवाद कहा। दोनों ने कटाई शुरू की। कुल 320 पेड़ थे जैसा तय था। मैं 9 का 10 एक। सूदान का हिसाब पूरा। तुम्हें 32 बीज दिए। उसने तुम्हें याद भी दिलाया, याद रखना, उन्हें घड़े में रखना वरना दवा की ताकत उड़ जाएगी। संभल कर, नतीजा ढंग से रख लेना। सूदान ने विदा ली। कहा कि दवा बनाने पर तुम्हें खबर कर देगा। तुम जल्दी मत जाओ। बल्कि उस जोड़ी पवन फसल को वहीं वापस रख दिया। दिल में जोर घटा कर रहा था, इन छोटे मोटे साथियों को बाद में जड़ी बूटी बोने में भी काम आएंगे। कल एक आध्यात्मिक जानवर खरीद कर लाओ इन्हें ले जाने के लिए। 2 दिन बाद आध्यात्मिक चावल पक जाएगा। युद्ध साधक नियम के मुताबिक लोगों को आकर वसूल करेंगे। तुम्हारे उस एक मुंह का आध्यात्मिक जानवर चावल फौरन सबकी नजर का केंद्र बन गया। बहुत जल्दी कटाई और तौल का काम पूरा हो गया। दुहेफू ने तुम्हारी ओर ऊंची आवाज में कहा, आध्यात्मिक चावल 1280 जिन, जानवर दाना 400 जिन। रिपोर्ट पूरी। वो हंसते हुए तुम्हारे पास आ गया। उसका रवैया 180 डिग्री पलट गया। बधाई हो किन दाओयू, जानवर दाना उगाना सफल रहा। अब से कर आधा कर दिया जाएगा। तुम्हें अभी थोड़ा अजीब लग रहा होगा। पहले ये लोग तुम्हें छोटा किन कहकर ही बुलाते थे। तुमने शिष्टता से एक बात कह दी। आगे भी दो निरीक्षक कृपया ज्यादा ध्यान रखना। दुहेफू ने फिर तुम्हें एक लकड़ी का फलक दिया। कहा कि यह आध्यात्मिक नौकरी परीक्षा का पहचान पत्र है जिससे कभी भी फोंग परिवार में जाकर परीक्षा दी जा सकती है। पहले से बधाई किन दाओयू, आध्यात्मिक नौकरी साधक की पहली सीढ़ी में कदम रखने पर। कर चुकाने के बाद तुम्हारे पास अब भी 600 से ज्यादा जिन आध्यात्मिक चावल और 210 जिन जानवर दाना बचे हैं। ये भी कमाई की ठीक ठाक रकम है। छोटे किन, जैसा कहा था वैसा ही होगा। काई लाओजियू की ईर्ष्या से तो लार ही बहने वाली है। चलो कुछ लोग इकट्ठे होकर तुम्हारे लिए खेल करते हैं। मुझे जूतवान गैंग में एक दावत देनी चाहिए। तुम्हारा मूड बढ़िया है। मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। ठीक है मैं चलूं। बस वैसे ही तुम्हें भी लियाओ, दुकान के काउंटर पर जाकर चावल बेचना है और साथ ही रुआन परिवार के यहाँ भी एक चक्कर लगा आना। वहाँ से बाओयू ल्यूली एसेंस की 4थी मंजिल लेकर आना। साफ करने का तरीका, जूतवान गैंग का बुक्स रूम। तुमने मेज भर बढ़िया शराब और बढ़िया खाना मंगाया और काई लाओजियू के साथ खूब चांदी उड़ाई। लियाओ काउंटर मुस्कुराते हुए एक तरफ बैठकर साथ दे रहा था। उसका दिल हिसाब लगा रहा था और हिसाब बिजली से भी तेज चल रहा था। उसे बहुत साफ पता था आज का असली मुख्य व्यंजन तो तुम्हारा वो जानवर दाना ही है। 3 दौर शराब के बाद लियाओ काउंटर ने हाथ मलते हुए आखिरकार खुद को रोक नहीं पाया और बोल पड़ा, किन दाओयू, वह जानवर दाना। आपने गिलास उठाकर एक घूंट में शराब उड़ाई। तभी उसने बिना देरी किए धीरे से दाना निकाला। 600 से ज्यादा जिन आध्यात्मिक चावल, 100 जिन जानवर दाना, सब यही है। लियाओ काउंटर की आंखें एकदम चमक उठी। उसने लगभग आध्यात्मिक चावल को नजरअंदाज कर दिया और उसकी सारी नजर उस थैले वाले जानवर दाने पर टिक गई। उसने कुछ दानों को निकालकर बारीकी से जांच की। चेहरे पर उत्साह और गाढ़ा होता गया। किन दाओयू, आपका ये जानवर दाना तो कमाल का है। लगभग बेहतरीन क्वालिटी के करीब पहुंच गया है। यह माल ठीक से संभाली जाए तो मुनाफा कई गुना हो जाएगा। और भी अहम बात यह है कि तुम्हें अपने पक्ष में कर लो तो मानो अपना अलग रास्ता पकड़ लिया। ये सोचकर
आगे से आप किसी भी शाखा में खर्च करेंगे तो सीधा 8% छूट। आप ये Z टैग देखिए, बस यही तो सारा खेल है। काम पक्का। कोरियर काउंटर पर बहुत खुशी हुई, तुरंत हिसाब बराबर कर दिया। मोटे दाने का चावल 510 जिन, 170 चक्र मुद्रा में सूखा सामान। पशु दांत चावल 105 जिन, 630 चक्र मुद्रा में सूखा सामान। कुल मिलाकर 800 चक्र मुद्रा का सूखा सामान। एक बार में खाते में 800 चक्र मुद्रा का सूखा सामान। तुम्हारी कमर छड़ी की तरह एकदम कड़क हो गई। काई लाओ जियू की आंखें तक सीधी हो गईं। लेन देन पूरा होने के बाद तुमने फिर यूं ही पूछ लिया, हाल में वहाँ कोई खास बात तो नहीं है ना? कोरियर काउंटर ने धीमे से कहा, ऐसे ही। लिंकडेन गेट की ट्रांसफर एरे अभी भी भर्ती में है, लगता है अभी कुछ देर तक ठीक होना मुश्किल है। तुमने सिर हिलाया, दिल में हिसाब था इस खाने का। कोरियर काउंटर ने हंसते हंसते तुम्हें 8% छूट दे दी, ऊपर से एक मटका आध्यात्मिक शराब भी दी, सामने से तो इज्जत भी दे दी। जुजवान ग से निकलकर तुम और काई लाओ जियू अलग हो गए और अकेले सीधे बाजार हॉल चले गए। जांच पड़ताल बहुत सुचारू रही, 1 ही घंटे में काम तय हो गया। जांच का जिम्मा संभालने वाले बाजार हॉल ने तुम्हारी पहचान पट्टी पर कानूनी मुहर लगा दी। पट्टी के पीछे बने उस अंकुर सा चित्र का एक पत्ता चमक उठा, जो साफ साफ दर्शाता था कि तुम अब आधिकारिक तौर पर एक स्तरीय निम्न श्रेणी के आध्यात्मिक जड़ी बूटी साधक बन गए हो। तुम फारसी सड़क पर चल रहे थे और पहचान पट्टी को उंगलियों में घुमा रहे थे। मूड बढ़िया था। सड़क के किनारे से गुजरते वक्त एक महिला साधक आगे बढ़कर बात करने लगी और पूछा कि क्या साथ चाहिए। तुमने उसकी तरफ नजर तक नहीं डाली और सीधे निकल गए। उसने पीछे से एक फटकार लगाई, बिल्कुल बेब हो तुम, लेकिन तुमने सुस्ती से उसकी परवाह ही नहीं की और आगे बढ़ते रहे। फिर रुआन परिवार के बड़े आंगन पहुंचे। यहाँ फारसी केंद्र के काफी पास है, अलग थलग आंगन और ऊपर से अपना सुरक्षा तंत्र भी। तुमने वैसे ही पूछताछ कर ली। सबसे घटिया आंगन का किराया भी साल भर का 300 चक्र मुद्रा होता है और अभी तो सब भर चुका है। किराए पर लेना हो तो पहले बाजार हॉल में नंबर लगवाना पड़ेगा। सुना है इस साल नंबर लगाने वालों की सूची 900 से भी ऊपर पहुंच चुकी है। तुम्हारे सुनते ही होंठ सूख गए। अगर यहाँ की दूसरी स्तरीय सुरक्षा एरे नजर में न आती तो कोई भी किराया ही न लेता। रुआन परिवार के बड़े आंगन के गेट पर पहुंचे। तुमने हाथ बढ़ाकर दरवाजा खटखटाया। आधा दिन खटखटाते रहे, कोई जवाब नहीं मिला। तुम्हें बस रुआन दाओयू को एक संदेश ताबीज भेजना पड़ा। थोड़ी ही देर बाद संदेश ताबीज चमक उठा। सामने वाले ने कहा कि वो अभी बाहर किसी काम में है और थोड़ी देर में लौट नहीं पाएगा, या फिर आपको एक पता दे देता हूँ, आप खुद ही जाकर जरा तकलीफ उठा लीजिए। तुमने भौहें चढ़ा ली और कुछ ठीक ठाक नहीं लगा। थोड़ी देर सोच में डूबे रहे। अभी भी सावधानी से चुनना, फिर देख लेना बेहतर है। तुम जवाब दो, फिर बताओ। अब बाहर का माहौल जरा ठीक नहीं है। वो कब वापस आए तब तक देखेंगे, फिर मुझे बता देना, मैं खुद पहुंच जाऊंगा। रुआन दाओयू फिर बाहर निकल गया। तुम्हें ये कैसे सूझा ही नहीं। फिर एक बार खाली हाथ लौट आए। सैकड़ों खजानों वाले जौहरी लैंड की ताकत का खुद अनुभव किया। बची हुई उन कलाओं के बारे में तुम्हारी खारिश तो समझ में आती है। लगता है बस फिर से थोड़ा और इंतजार करना होगा। बिना सोचे समझे कदम उठाना ठीक नहीं। तुम फांग्स परिवार में बस थोड़ा घूमाओ, एक पालतू जानवर की थैली और कुछ मांसाहार खरीद लिया और फिर झोपड़ी लौट आए। अगले दिन तुमने आध्यात्मिक चावल और राक्षसी जानवर का मांस, ऐसी खुशबूदार जानलेवा सी सुबह की खुराक बना ली, बिल्कुल निकलने को तैयार। दरवाजे पर फिर दस्तक हुई। तुम दरार से बाहर झांको, कोई ऐसा पड़ोसी है जिससे ज्यादा आना जाना नहीं। औपचारिकता निभाने तुमने फिर भी उसे अंदर बुला लिया। सामने वाला पूरे चेहरे पर हंसी लिए था। सुनो, सुना है कि किन दाओयू एक आध्यात्मिक पद पर पहुंच गए हैं। खास मुबारकबाद देने आया हूँ और साथ में एक छोटा सा तोहफा भी लाया हूँ। बस थोड़ी सी भेंट, कोई बड़ी बात नहीं। इतने गर्मजोशी से आए हैं, आपका भी टालना ठीक नहीं। धन्यवाद कहकर रख लिया, लेकिन पड़ोसी की नजर तुम्हारी मेज पर रखे आध्यात्मिक चावल और पतला मांस भात पर जा टिकी। ललचाई हुई लार तक लगभग बह निकली। कुछ रूखी सूखी बातें और वो सचमुच विदा लेकर चला गया। तुम खाना खा लो, मैं तो बस हाथ धोने जा रहा था। ठक ठक ठक, फिर वही दरवाजे की दस्तक। आज ये क्या चक्कर है। तुम्हारी भौहें सिकुड़ गईं। बुदबुदाते हुए फिर दरवाजे की दरार तक आ गए। ये देखकर तुम्हारी तो जैसे जान निकलते निकलते बची। अरे बाप रे, निकला तो तुम्हारी पड़ोसन ली याली थी। आज वो बड़ी सजी संवरी थी, हाथ में एक छोटा बैग भी था। उसे इस हाल में देखकर तुम्हारी जान में जान आए। अच्छा हुआ, लगता है सामाजिक भेंट करने आए हैं, कोई और काम नहीं। जैसा सोचा था। ली याली कमरे में आकर बधाई देने लगी, 2-4 बातें की और फिर चली गई। बस उसका वो चेहरा, भले ही ऊपर से कितने ही गाढ़े पाउडर से ढका हो, अंदर की उदासी फिर भी छिप नहीं पा रही थी। लगता है वो अब भी कैद से निकल नहीं पाए। अब कोई बड़ा सहारा नहीं रहा, भविष्य मुश्किल है। तुमने उसे रोका नहीं। वह जाते समय तुम्हारे लिए सिर्फ एक चीज छोड़ गई। अगले कुछ दिनों में लगातार लोग आते रहे, जिससे तुम्हारा सिर ही बड़ा हो गया। इस तरह की जिद्दी दुश्मनी से तुम सबसे ज्यादा परेशान हो, लेकिन लोग तो तोहफे लेकर ही दरवाजे पर आते हैं। उन्हें सीधे भगा देना भी ठीक नहीं। बस एक एक करके धन्यवाद कहना पड़ा। इसी दिन तुम पौधों वाले गोल मंच पर साधना कर रहे थे, तभी संदेश ताबीज अचानक चमक उठा। तुम साधना रोक दो और उसे उठाकर देखो। रुआन दाओयू का संदेश आया था। उसमें कहा गया था कि वो अब लेन देन के लिए सुविधाजनक जगह पर हैं। अभी फांग्स परिवार के रास्ते से गुजर रहे हैं, लेकिन हाथ में एक जरूरी काम आ गया है, इसलिए अभी घर लौटना नहीं हो पाएगा। इस बार बाहर जाऊंगा तो कम से कम 1-2 साल तो लगेंगे, और अगर लंबा खींचा तो 3-5 साल भी लौटकर नहीं आऊंगा। अगर तुम्हें सहूलियत हो तो अभी सौदा कर लो। फौरन एक और बात जुड़ गई, चिंता मत करो, अभी अभी गश्ती दल के अपने लोग मिल गए, वे भी यही हैं। तुम्हारी हिचकिचाहट देखते ही बनती है।
फिर भी वापस पहले ही जगह आ गए। मिलना कहाँ है, बस इतना ही पूछ लिया। वो बोला, शिववंश पूर्व वाली सड़क पर है। तुमने हाँ कर दी, सामान समेट लिया और सीधा दरवाजे से निकल लिया। झुगी बस्ती के किनारे वाली नदी के पास से गुजरा। कुछ अधेड़ महिला साधु कपड़े झाड़ रही थी। तुम्हें देखते ही उन लोगों ने अभिवादन करना भी आलस समझा। जब तुम दूर निकल गए तब उनकी खट्टी बातें हवा में तैर कर आई। अरे बस एक सामान्य सा आत्मिक कारीगर ही तो है ना, न कोई औषधि साधक, कौन सा बड़ा गुमान। तुम अपनी बकवास बंद करो, मेरे साथ माथापच्ची करने की आलस किसे है। थोड़ी चाय पानी की फुर्सत, तुम सीधे उसी जगह पहुंच जाओगे जहां नर्म दिल वाले दोस्त ने कहा था। तुम जिंदा समूचा आने की जल्दी में नहीं थे। पहले दूर घास की झाड़ियों में छिपकर थोड़ा देखभाल लिया। ठंडी हवा बह गई, जगह जगह सूखी घास फैली थी। थोड़ी दूर सड़क पर कुछ लोग खड़े दिखाई दिए। नर्म दिल वाला दोस्त पूरे चेहरे पर मुस्कान लिए और दो मछली सी पोशाक पहने लोगों के साथ गश्ती दल के साधुओं से बातें कर रहा था। तुम जरा ध्यान से देखो, वे दोनों गश्ती दल वाले पुराने जान पहचान के निकले जो अक्सर झुगी बस्ती में गश्त लगाने आते थे। तो असल में वे ही थे। इससे तुम्हारे दिल की आखिरी शंका भी साफ हो गई। तुम खड़े हो जाओ, चुपचाप आगे बढ़ गए, जानबूझकर शांत बने रहे, कोई अजीब हरकत नहीं दिखाए। नर्म दिल वाला दोस्त एक नजर में ही समझ गया कि तुम आए हो और तुरंत खुशी से आगे बढ़ाया। फिर उन दोनों गश्ती वालों को भी हाथ जोड़ दिए और बोला, दोनों जन जरा ठहरो, मैं कुछ छोटा मोटा काम निपटा लूं, फौरन लौट आता हूँ, फिर पलटकर तुमसे भी माथा टेकूंगा। कहा, हाल में वाकई बहुत व्यस्त हूँ, तुम जरा मुस्कुरा दो, सीधे पूछ लेना सामान साथ लाए हो ना। उसने भी चेहरे पर इंतजार भरी मुस्कान लिए पूछा, तुम्हारा दाना पानी भी तैयार हो गया होगा ना। तुमने भंडारण थैला थपथपाया और उसमें से एक छोटी पोटली दाना निकाल ली। ठीक 10 जिन खोलकर उसे एक नजर दिखाया। कुत्ते दांत जैसे दाने की जड़ी, सफेद में हल्की लालिमा, खुशबू नाक में बसने वाली, बिल्कुल सही, दाना पानी ही है, क्वालिटी सच में बढ़िया है। नर्म दिल वाले दोस्त की आंखों में लालच की एक चमक पल भर को तैर गई, लेकिन उसने अचानक फिर पूछा, किन भाई जरा बताइए, इस दाने की भंडार खरीद शायद सिर्फ 10 जिन तो नहीं होगी। जैसे ही तुमने ये सुना उसकी भौहें सिकुड़ गईं। मैंने कितना डाला, शायद आपसे कोई लेना देना नहीं है ना। वो हड़बड़ा कर मुस्कुराया और बोला, बस यूं ही पूछ लिया। फिर भंडारण थैले से वो चमड़े का टुकड़ा निकाला, एक हाथ से चमड़ा, एक हाथ से दाना। चमड़ा हाथ में आ गया। तुमने जांच की या नहीं? बस जरा सा सुकून मिला था। शरीर में अभी भी कीमिया और ऊर्जा दौड़ रही थी, लेकिन अचानक तेज तनावरूपी दबाव आ गया। एक भारी सा कत्ल सा इरादा सटीक तुम्हारे दिमाग में घुस गया। तुम्हें पल भर में सब समझ आ गया, मगर चेहरे पर जरा भी घबराहट नहीं आए। अब भी सिर झुकाए मासूम सा बनकर जानवरों की खाल टटोलते रहे। 2, 3 और 2 हैं। तुम्हारे दिल में बिजली सी तेजी से बात समझ में आ गई। पूरा 5 दिशाओं वाला कत्ल सा इरादा अलग अलग दिशाओं से चुपचाप तुम्हें निशाना बना रहा था। 3 तो ढीले ढाले दोस्तों से आए थे और बाकी 2 वे लेगों की गश्ती करने वाले लिंग्यू मेजहब के साधु थे। बाकी 2 छिपे हुए थे रोशनी और आग के पत्थरों के बीच। तब तुम्हें अपनी असलियत समझ आ गई। ये तो किसी और की पहले से खोदी हुई खाई में गिरना हुआ, लेकिन तुम्हारे चेहरे पर जरा भी घबराहट नहीं थी। ढीले ढाले दोस्त, कीमिया साधना 5वीं मंजिल, 2 गश्ती वाले, एक 5वीं मंजिल, एक 6ठी मंजिल। छिपे हुए वे 2 अभी तक अपनी साधना का पता नहीं लगा पा रहे थे। असंख्य विचार तुम्हारे दिमाग में बिजली की तरह चमक गए और तुमने पल में फैसला कर लिया। तुम आराम से जानवरों की खाल समेट लेते हो, चेहरे पर फिर से हल्की सी मुस्कान टांग लेते हो और फिर थैले से एक छोटी सी थैली निकालते हो, सीधे उन 2 लिंग्यू मेजहब वालों की तरफ। गश्ती वालों ने हाथ जोड़ दिए। दोनों गश्ती भाइयों ने बड़ी मुश्किल उठाई। थोड़ा सा इशारा, बाद में जब तुम गलियों से गुजरो तो कृपया थोड़ा ध्यान रखना। इतना कहते हुए तुम उनकी तरफ बढ़ गए और सामान ऊपर पहुंचाने लगे। वे दोनों एक पल को एक दूसरे को देखने लगे और उनके होठों पर एक झटके में हल्का सा गुस्सा उभर आया। बस तुम उनसे कुछ कदम ही दूर थे और वही पल था जब वे हाथ उठाने ही वाले थे। अरे वाह, क्या ये तो सज्जन आदमी नहीं लगता, दौड़कर आकर जैसे युद्ध अभ्यास कर रहा हो। पहले ही कह दिया था ना। एक यिन यांग जैसी अजीब ऊर्जा की आवाज आए। तुमने मुड़कर देखा तो हैरान रह गए। वो तो उस पिंजरे में बैठी हरी चोली वाली राक्षसी लड़की थी। उसके पास ही एक नफरत से भरा बड़ा आदमी भी खड़ा था। दोनों के शरीर से कत्ल सा इरादा फूट रहा था और तुम्हें घूर रहे थे। कीमिया साधना 4वीं मंजिल, कीमिया साधना 5वीं मंजिल। सब जुट गए, 5 लोग। यही तो एक गिरोह के लुटेरे साधु हैं। इस लड़के का हौसला तो सच में कमाल का है। अब ढीले ढाले दोस्त भी ढोंग नहीं करते थे, अपना छाती दिखा दी और होंठ चाटते हुए कई बार उसे निकलने ही नहीं दिया। अगर दोनों गश्ती वाले जरा जोखिम लेकर आगे बढ़ते तो सचमुच उसे पकड़ लेना मुश्किल नहीं था। जल्दी से निपटाओ, सामान लेकर निकलो, कहीं रात लंबी न हो जाए। नफरत से भरे बड़े आदमी ने तल्ख आवाज में पूछा। बस उसी पर कीमिया साधना 5वीं मंजिल वाला गश्ती वाला हंस पड़ा। उस कीमिया साधना 3वीं मंजिल वाले रत्नजड़ित लड़के को उसने रत्ती भर भी अहमियत नहीं दी। 5 लोग पहले ही तुम्हें चारों तरफ से घेर चुके थे, लेकिन अगले ही पल तुमने पहले वार करने में बाजी मार ली। तुम्हारी दोनों टांगे तेजी से मुड़ गईं और पूरा शरीर तोप के गोले की तरह दागा गया। तुम्हारे दाएं हाथ का पलटवार सीधे थैले पर पड़ा। असल में तुम साफ सुथरी तलवार निकालना चाहते थे, लेकिन हालत ऐसी बनी कि तुमने सच में घूमते हुए इस्तेमाल होने वाला रोस्टिंग फावड़ा पकड़ लिया। अब इतना भी कंट्रोल में नहीं है। खून की ताकत पल भर में उस रोस्टिंग फावड़े में भर गई। तुम्हारी बांह की मांसपेशियां इस्पात जैसी तन गईं और उस 40 में रहने वाले क्यूई साधना के 5वें स्तर के निगरानीकर्ता की ओर
सोचो भी मत, एक वार में ही उसे बुरी तरह चीर दिया। उस निगरानीकर्ता की फुर्ती तुम्हारी रफ्तार से चौंक गई। बस आंखों के सामने अंधेरा सा छा गया। तुम इंसान उसके बिल्कुल सामने आ पहुंचे। वो अब और खींचतान करने की हिम्मत नहीं कर सका। घबराकर तुरंत फैसला किया। एक नीली ढाल पल भर में पूरे शरीर को ढक गई। धड़ाम, जरा इधर देखो। उसकी जादुई ढाल तुम्हारे एक वार के नीचे, कागज जैसी, और पल भर में चूर चूर। उसके चेहरे पर हैरानी की लहर दौड़ गई। फौरन एक और सुनहरी आभा वाली रक्षा ताबीज सक्रिय कर ली। चारों तरफ फिर से सुनहरी ढाल उठ आए। फिर एक बार सुनहरी रक्षा ताबीज एक सांस भी नहीं झेल पाए, दोबारा टूट गई। धप, वो निगरानी करता तुम्हारे पास आ पहुंचा। घबराकर पीछे हटा, लेकिन गर्दन ठीक तुम्हारे फावड़े की धार पर आ गई। एक वार सीधा आर पार छेद गया। फाड़, ताजा खून फव्वारे की तरह उछला। वो गर्दन पकड़े जमीन पर ढह गया। पूरी ताकत से कुछ बार छटपटाया, मौके पर ही मर गया। ये दृश्य लगभग चरम पर पहुंच गया। एक झलक में एक बेहद ऊंचे स्तर का क्यूई साधना वाला साधक तुम्हारे हाथों मारा गया। चारों ओर खड़े चारों लोग सबके सब स्तब्ध रह गए। बुरा हुआ, ये देह साधना है, जल्दी हटो। दूसरा क्यूई साधना का छठे स्तर वाला निगरानीकर्ता सबसे तेज समझा। उसके उड़कर पीछे हटते ही एक परम तीक्ष्ण फेंकने वाली कला पहले ही तुम्हारी ओर चली आई। तुमने परवाह भी नहीं की। चारों ओर की खून की ताकत पूरी तरह फट पड़ी। एक कांच जैसा खजाना परिधान पल भर में पूरे शरीर को ढक गया। तुम फिर से छलांग लगाओ। धड़ाम, परम तीक्ष्ण फेंकने वाली कला ने तुम्हारी छाती पर जोरदार वार किया। एक भारी गूंज उठी, लेकिन तुम्हारी चमड़ी भी जरा सी नहीं छिली। बकवास, ये कैसे मुमकिन है? उस निगरानीकर्ता की आंखें तक फटी की फटी रह गईं। तीन लोग भी तुरंत प्रतिक्रिया करने लगे। तरह तरह की जादुई कलाएं, हथियारों की धार पीछे से ऐसे टूटी जैसे हथौड़े पड़ रहे हों। तुम पीछे के हमले की जरा भी परवाह नहीं करते, बस अपनी आंखें उस क्यूई साधना के छठे स्तर वाले निगरानीकर्ता पर टिकाए रखते हो। हाथ में रोस्टिंग फावड़ा ज्यों ही सिर काटने को उठा, अब उस आदमी ने घबराकर एक काला गोल ढाल जैसा हथियार अपने सामने खड़ा कर लिया। रोस्टिंग फावड़ा ढाल पर जा भिड़ा। चिंगारियां चारों ओर बिखर गईं, लेकिन वो साधक तुम्हारी इस डरावनी ताकत से मनुष्य सा ऊंचा, ढाल समेत दसियों हाथ दूर उछल गया और एक धमाके के साथ ढलान पर जा गिरा। हाँ, उसने मुंह से खून की बड़ी फुहार उगल दी। आंखें सुनहरी चमक से भर गईं। ये है इंसान की ताकत। ये तो जैसे किसी राक्षस से सीधा टक्कर हो गई हो। तुम्हारे शरीर पर बेल सा आवरण, कुछ ऐसे जादुई वार झेल लिया जिन्हें टाला ही नहीं जा सकता था। एक तलवार सी चाल पहले ही उस साधक के सामने जा पहुंची। हाथ बढ़ाकर पकड़ लिया। वो विरोध करना चाहता था, लेकिन तुमने उसकी बांह पकड़ ली और जोर से नीचे दबा दिया। लड़ाकू साधक की ताकत तुम जैसे देह शरीर वाले राक्षस के सामने, ये तो बस मजाक है। तुमने एक लात में उसे जमीन पर दे मारा, जोर से दबा दिया। लीची उठाओ। उसके सिर पर सीधे एक ताबड़तोड़ वार, झपट्टा। पल भर में उसका सिर तुमने कद्दू तरबूज जैसा कुचल दिया। पीछे से तीनों साथी भौचक्के रह गए। छठी मंजिल तक का लड़ाकू साधक भी एक वार झेल न सका। ये तो कमाल है। रंगीनी खजाना एक, 5वीं मंजिल, नामुमकिन। तुम इतनी जल्दी कैसे कर सकते हो? तीनों साथियों को आखिरकार समझ में आ गया। सन रह गए। दूसरी दुनिया के हथियार को देखकर भागना ही ठीक समझा। भागना। तुम्हारे हाथ में लीची एक धुंधली परछाई बन गई, फुर्ती से निकली। झट, लीची ने सटीक वार करके उसकी एक टांग काट दी। तीनों साथियों की दर्दनाक चीख निकल गई और वे आधे हवा में से नीचे आ गिरे। वो कटे पैर को घसीटते हुए जमीन पर तड़पने लगा। रुको, तुम एक छलांग लगाकर आगे बढ़ो। लीची उठा लो, जरा भी हिचक नहीं। झपट्टा। एक सिर आसमान की ओर उछला। बाकी हरे कपड़े वाली लड़की और नफरत भरे चेहरे वाले बड़े तलवारबाज चेहरे सफेद पड़ गए और सिर लेकर भाग खड़े हुए, लेकिन रफ्तार में तुमसे मात खा गए। तुमने कुछ ही छलांगों में नफरत भरे बड़े तलवारबाज की पीठ पकड़ ली। दाहिना हाथ आगे बढ़ाकर उसकी गर्दन पीछे से कसकर पकड़ ली और जोर से झटका दिया। दाओ भाई, रुको, मुझे मत मारो। हम सब रुआन खानदान के हैं। तुम्हारी आंखें कितनी ठंडी हैं। उसने झपट कर लीची उठा ली। आधी गर्दन वहीं से सीधी कट गई। तुमने अचानक मुड़कर हाथ की लीची फिर से एक चमकती रेखा बन गई। भागती हुई हरे कपड़े वाली लड़की को निशाना बनाकर खा। लीची उसके पीछे की तरफ घुस गई। भारी ताकत उसे पेड़ों से उड़ा ले गई और उसे वहीं धरती पर जड़ दिया। बंजर मैदान में तुम पूरे खून में नहा गए हो। गुस्सा आसमान छू रहा है। तुमने बड़े आराम से 5 के स्टोरेज बैग खंगाल लिए। एक आग गेंद पेड़ ने लाश को जलाकर साफ कर दिया और बारीकी से सारे निशान मिटा दिए। पक्का कर लेने के बाद की जरा भी कुछ नहीं बचा। तब जाकर बंजर में गायब हो गए। इतनी सी ताकत और भीतरी गार्ड बनने चले थे। छोटे कमरे में लौटकर तुमने लूट का माल गिनना शुरू किया। 2 लिंग्यू गेट के आभूषण और 500 से ज्यादा नाश्ता, कुछ हथियार और 2 मध्य स्तर के फू तलिस्मान भी जो अभी काम में नहीं आए थे। वो काला गोल ढाल जिसमें तुमने चीरा लगाया था, वही अकेला मध्य स्तर का हथियार था जो अब भी काम आ सकता है। इसके अलावा तीनों ने 600 से ज्यादा नाश्ता जमा किया और कुछ घटिया सी मजेदार चीजें भी। इस बार सिर्फ नाश्ता ही तुम्हारे हाथ 1000 से ज्यादा का हो गया। सच में मारना, जलाना और कमर कसना ही असली कमाई है। तुम भी खुद को रोक नहीं पाए और मन में सोचने लगे, दाम वाला सारा सामान तुम रख लो, बाकी कूड़ा और एक आग गेंद पेड़ ने सब जला डाला। ये सब करने के बाद तुम अभी तो शुरू ही किए हो। ये 5 आदमी 80% तो नर्म पड़कर तुम्हारी जान के फिराक में हैं, तभी तो अस्थायी तौर पर मददगार ढूंढे हैं। और लिंग्यूमन के लोग भी आखिर डाकुओं के साथ मिल गए। इसके पीछे का पानी। वैसे बस तब तक, जब तक तुम्हारे सिर पर न आ जाए तो तुम फिक्र ही क्या करोगे। आज अगर तुमने लिएंती 5वीं परत तोड़ न ली होती, अब कुचलकर झोंपड़ी की तरफ घसीटा जाने वाला खुद तुम ही होते। 2 दिन बाद झोंपड़ी इलाके का माहौल फिर से तंग गया। लिंग्यूमन के 2 गश्ती मारे गए। अब तो गदर मच गया।
यानी सीधे संप्रदाय के मुंह पर तमाचा। पूरे इलाके के आसपास अब सख्त तलाशी शुरू हो गई। इन डाकुओं ने तो हद ही कर दी। पहले तो घेरा तंग किया, अब तो लिंग्यूमन के लोग भी मारने से नहीं हिचक रहे। गली में चलती बातें सुनकर तुम्हारे होठों के किनारे जरा हिले। जाओ रसोई संभालो, बाहर निकलकर काम करो। तुम अपनी 5 एकड़ जमीन पलट चुके और सूदानशी की 3 एकड़ जमीन भी साथ में पलट दी। फिर पेड़ पर जो वो 400 मिलियन जुड़वा चोटियों वाला भंडार है, उसे भी खाली बिक्री थैली में डाल लो। आगे चलकर जड़ी बूटी उगाने के काम आएगा। बस अभी निपटा ही था, तभी सूदानशी का संदेश आ गया। वो भट्टी चढ़ाकर दवा पकाने वाली है, तुम्हें वहां भेज रही है। तुम्हारा जोश एकदम चढ़ गया। आखिर शुरू होने ही वाला था। तुरंत सूदानशी के आंगन पहुंचो। अंदर कदम रखते ही सूदानशी पहले से तैयार बैठी थी। इस बार मैं एक उच्च श्रेणी की औषधि बनाऊंगी, स्नान औषधि। भले ही तुम्हें पहले से अंदाजा रहा हो, फिर भी इस वक्त मन जरा भी डगमगाया नहीं। वो तो आज के दिन खुलेआम उच्च श्रेणी की दानशास्त्री बनने जा रही है, तो मैं ही इकलौता गवाह हूँ। मेरे साथ आओ, तुम्हें थोड़ा अच्छा खासा अनुभव कराती हूँ। सूदानशी ने मंद मंद मुस्कुराकर चुपके से तुम्हें अंदर ले गई। उसकी यह मुस्कान तुम्हें अजीब सा सिहरन भरा एहसास दे गई। उसने सबसे अंदर वाले कमरे का दरवाजा खोला। धड़ाम, गर्म हवा का झोंका सीधा चेहरों पर आ लगा। तुम अंदर झांकते हो, सीधे सन रह गए। कमरे में एक बैंगनी रंग की दानहबटी रखी थी। सारे औजार, मचान वगैरह सब एकदम पूरे। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि दानहबटी के नीचे धरती की आग भी जुड़ी हुई थी। ये तो पूरा का पूरा दान निर्माण कक्ष निकला। सूदानशी तुम्हें आंखें फाड़े मुंह बाए देखती रही। कोई अचरज नहीं कि वह एक मध्यम स्तर की दानशास्त्री है और कई साल इस उजाड़ जगह में टिके रहने को तैयार है। सूदानशी ने आगे कहा, बिल्कुल, ये धरती की आग सिर्फ निम्न स्तर की दवाइयां पकाने के काम आती है। दूसरी परत और ऊपर की तो अपने ही शुद्ध किए हुए सच्चे अग्नि का इस्तेमाल करना पड़ता है। तुम खुद सोचो, पहली परत की उच्च श्रेणी की दवा भी उसके लिए बस निचले दर्जे की ही बात है। फिर अपनी यह सारी टूटी फूटी हालत देखो। उसे कारीगरी कमाल की न लगे तो और क्या। कोई जुगाड़ सोचना होगा। इस दान निर्माण कक्ष में धूल झाड़नी होगी तभी बात बनेगी। अपने मन में हिसाब लगा लो। ठीक है, मैं शुरू करती हूँ, तुम पास में देखते रहो, आवाज मत करना। सूदानशी का चेहरा एकदम गंभीर हो गया। दवा निर्माण की प्रक्रिया एक ही सांस में पूरी कर ली। आधा मौके पर भी जरा सी चूक नहीं चलती। तुमने बस हल्का सा सिर हिलाया। चुपचाप एक तरफ खड़े रहो। सुयुचिंग ने भट्टी का द्वार खोला। एक धमाके के साथ गर्म लपटें फौरन उठने लगी। उसने तरह तरह की औषधीय जड़ी बूटियां निकाली और औषधि के गोले शुद्ध करना शुरू किया। तुम अपनी आंखें फाड़ कर देखो। उसके हर एक हरकत को बारीकी से देखती रही। ये बेहद उम्दा शोधन विधि थी। बादल की तरह बहती, पानी की तरह सहज, इतनी चिकनी की जैसे फिसलन भरी सड़क, मानो मेहमान खाने में चल रही हो। सारी औषधि गोलियां बस शोधन होकर तैयार हो गईं। उनकी गुणवत्ता और शुद्धता तुमसे कहीं ऊपर थी। इसके बाद दवा मिलाने का काम था। उसने हाथ बढ़ाकर बस एक झटके में मात्रा को बिल्कुल सूक्ष्म स्तर तक सटीक कर दिया। तुम इसे सेट करने में आधा दिन लगा दोगे और उसने बस एक पल लिया। यही है फासला। अगला कदम है असली भारी काम। उसके हाथ में सब कुछ साफ सुथरा था। हल्का सा एक फेर, उग्र लपटे पल भर में इतनी नर्म और संतुलित हो गई कि कोई जोड़ न रहे। तुम उसकी उस कमाल की अग्नि नियंत्रण कला को देखते रह जाओ। दिल में खुजली होने लगे। अब बस आखिरी तैयारी। उसने हाथ उठाया और एक चाल चली। औषधि के गोले उड़कर भट्टी में जा गिरे। पलकों तक को न झपकने दिया। डर था कि कहीं कोई बारीक सा कदम छूट न जाए। समय धीरे धीरे बीतता गया। सुयुचिंग एक तरफ अग्नि साध रही थी, दूसरी तरफ औषधि के गोलों का मेल कर रही थी। उसका चेहरा और भी गंभीर होता गया। आखिरी कदम पर पहुंचकर उसने सांस रोक ली और ठीक उसी वक्त भट्टी के भीतर काले धुएं का एक गुबार उठा। ये तो सब फेल हो गया। तुम्हें अफसोस न हो तो क्या हो, इस एक भट्टी की औषधि ही कम से कम कई सौ आध्यात्मिक पत्थरों की तो होगी। लेकिन सुयुचिंग के चेहरे पर कोई बदलाव नहीं आया, मानो उसे पहले से ही सब पता हो। उसने शांत भाव से दवा का अवशेष साफ कर दिया और बिना हड़बड़ी के दूसरी बार शुरू कर दिया। उसने कुल 10 से कुछ ज्यादा सामग्री पहले से तैयार रखी थी। दूसरी बार नाकाम, तीसरी बार नाकाम। वो 12वें चरण तक लगातार अभ्यास करती रही। रात अब काफी गहरी हो चुकी थी। सुयुचिंग के माथे पर पूरा पसीना था और नसें कस चुकी थीं। आखिरकार बस भट्टी ने एक साफ सी चीखी आवाज निकाली और एक गाढ़ी तीव्र औषधि सुगंध पल भर में फैल गई। औषधि नगर। सुयुचिंग खुशी से फूली न समाई। उसने हाथ बढ़ाया। 6 हरे आध्यात्मिक दाने लुढ़कते हुए उसके हाथ में आ गिरे। तुम्हारी आंखें बस उन दानों को घूरती रह जाती हैं और तुमने बस एक घूंट पानी निगला। ये तो कमाल की चीज है। एक दाना ही नीलामी में 1000 से ऊपर आध्यात्मिक पत्थर उड़ा दे। और इसका मतलब ये भी है, सुयुचिंग अब सफलतापूर्वक उच्च स्तरीय औषधि शिल्पी बन गई। सुयुचिंग को बधाई। समय रहते शुभकामना दें। सुयुचिंग का दिल खुशी से झूम उठा। उसने वॉशिंग पिल समेट ली और एक और जैड की शीशी निकालकर तुम्हारे हाथ में थमा दी। देखने वालों के हिस्से में भी कुछ। इधर आकर जरा देखो, यह एक विशाल आध्यात्मिक दाना है। बहुत शुक्रिया सुयुचिंग। दवाओं से तुलना करें तो इस बार औषधि शोधन का पूरा तरीका देख पाना तुम्हारे लिए असली खजाना यही है। किन दाओयो, अगले 1 साल में मुझे ऊंची किस्म की दवा बनाने की कला और पक्की करनी है। सुयुचिंग, सुडेंशी ने कहा, तुम मेरी खेती में हरी घास उगाने में मदद करते रहो, लेकिन तुम अभी के अभी मुस्कुरा दो। सु भाई, क्या उगाना है, सीधी बात कर दो। सुयुचिंग ने तुम्हें कुछ हैरानी से देखा, फिर तुरंत समझ गई। हाँ भी, भाई चिन ने आध्यात्मिक जड़ी बूटी के लिहाज से वाकई बड़ी जन्मजात प्रतिभा दिखा दी है। आगे से इतना झिझको मत, मुझे सिर्फ सु भाई कहो बस।
ठीक है सू भाई, इस बार तुम्हें जो उगाना है वे 2 किस्म की प्रथम श्रेणी मध्यम स्तर की आध्यात्मिक जड़ी बूटियां हैं, ठंडी धुएं वाली घास और आध्यात्मिक बांस फल। उसने 2 पुड़ियां बीज निकालकर तुम्हें थमा दी। तुम जरा देखो, एक पुड़िया में 22-33 काले घास के बीज हैं, दूसरी पुड़िया में 1 दर्जन से कुछ ज्यादा मूंगफली के दाने जितने फल बीज हैं। सू यूचिंग मुस्कुराते हुए तुम्हें देख रही थी। ये दोनों तरह की आध्यात्मिक जड़ी बूटियां भाई चिन जरूर पहचानते होंगे। तुम सोच समझकर जरा सिर हिलाकर कहो, जरूर पहचानता हूँ। ठंडी धुएं वाली घास का इस्तेमाल बहुत व्यापक है, लेकिन यह आध्यात्मिक बांस फल, इसके फल में जबरदस्त जहर होता है, पत्ते बड़े बड़े दांतों जैसे होते हैं, इसे जहरीले कीड़ों से खिलाकर पाला जाता है, और इन दोनों जड़ी बूटियों की आध्यात्मिक ऊर्जा की मांग बहुत कठोर होती है। पहली श्रेणी की आध्यात्मिक नस्में जब तक उच्च स्तर के आध्यात्मिक मंत्रों से सींचा न जाए, वरना इन्हें पकाना बेहद मुश्किल है। सू यूचिंग ने सहमति में तुम्हारे कंधे पर हल्का सा थपथपाया। मुझे पता था, तुम गलत नहीं हो। कैसा रहा? मध्यम स्तर की आध्यात्मिक जड़ी बूटियां उगाना आसान नहीं होता, चाहे फसल कैसी भी निकले। मैं तुम्हें एक बात का भरोसा दे सकता हूँ, तुम्हारी आंखें चमक जाएंगी, बिल्कुल बिना हिचक। डील पक्की। अगली सुबह तुम आध्यात्मिक चूजों की टोकरी कंधे पर उठाकर आध्यात्मिक खेत की ओर चल दिए। 8 मुंह की आध्यात्मिक खेती। तुम 3 मुंह सोने जैसे आध्यात्मिक चावल उगाने का सोच रहे हो। 3 मुंह जियाओ या चावल, बाकी रह गए 2 मुंह, उन्हीं में ठंडी धुएं वाली घास और आध्यात्मिक बांस फल उगाओ। आधे दिन में तुम उन 8 मुंह आध्यात्मिक खेतों को पूरा बो दोगे और एक बार परम आध्यात्मिक मंत्र भी आजमा लोगे। सर्दी जाए बसंत आए, जब तुम फिर से आध्यात्मिक खेत के सामने पहुंचते हो, चमचमाते सुनहरे चावल के खेत में कुछ शब्द पट्टियां तेज रोशनी बिखेर रही थीं। नाम सोने जैसे आध्यात्मिक चावल। शब्द पट्टी हल्की आध्यात्मिक शक्ति। पकने की दर 2%। नाम सोने जैसे आध्यात्मिक चावल। शब्द पट्टी हल्की आध्यात्मिक शक्ति। पकने की दर 3%। नाम जियाओ या चावल। शब्द पट्टी हल्की की रक्त शक्ति X। पकने की दर 1%। नाम जियाओ या चावल। शब्द पट्टी पकने को तेज करती है X। पकने की दर 2%। और उन 2 मुंह नए जोते खेतों में 3 और शब्द पट्टियां भी दिखाई दी। नाम ठंडी धुएं वाली घास। शब्द पट्टी हल्की आत्मिक शक्ति X। पकने की दर 1%। नाम ठंडी धुएं वाली घास। शब्द पट्टी पकने को तेज करती है X। पकने की दर 2%। नाम आध्यात्मिक बांस फल। शब्द पट्टी नया आध्यात्मिक बीज X3। पकने की दर 2%। नया आध्यात्मिक बीज।